काफी लोगों का क्वेश्चन ये होता है, सर इसको विजडम टीथ क्यों होता है? हाँ, और काफी आके पूछते हैं, सर अगर हमारा विजडम टूथ निकल गया तो क्या हमारी अकल चली जाएगी? हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। देयर आर सर्टेन पेशेंट जिनको ये होता है कि मेरा ये टीथ इतना सा भी क्यों घुमा हुआ है, आई डिजर्व द बेस्ट। ठीक है, कहीं ऐसे आते हैं जी क्या फर्क पड़ता है भगवान की दृष्टि। सही बात है। टूथपेस्ट का भी कोई रोल रहता है कि अपनी माउथ की हाइजीन के लिए कि इस टाइप का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, उस टाइप का करना चाहिए? आजकल बड़ा चल रहा है, ऐड इतनी आती है कि भी आप मेरा XYZ टूथपेस्ट यूज, टीथ वाइट हो जाएंगे एकदम, आपकी ब्रेथ अच्छी रहेगी। ये आपने सर बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक छेड़ा। आई वुड से कि अगर आप खाली ब्रश से भी टीथ को क्लीन करेंगे, यू कैन क्लीन इट बिकॉज वी आर डूइंग इट रेगुलरली। सपोज इस टेबल पे डस्ट पड़ा है तो हम एक हाथ से भी क्लीन करेंगे, ड्राई क्लॉथ से भी क्लीन करेंगे, इट विल क्लीन, है ना? राइट। अब क्या होता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी हुई, किसी डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर पेस्ट सजेस्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा रिलीफ हो गया, अब वो क्या करते हैं, होल ऑफ द लाइफ के लिए वही यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। दिस इज नॉनसेंस। आपके पास ऐसा भी कोई केस आया कि वे डेस्ट्रोलॉजी देख के दांत निकालना है उसी दिन जाएंगे? आते सही। Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अजय बंसल, जो कि एक डेंटिस्ट हैं एंड हैविंग मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इनसे हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, स्पेसिफिकली जो हमारे ओरल हाइजीन है उसके रिलेटेड, डिफरेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू डेंटल प्रॉब्लम। हमने काफ़ी सारे मिथ्स को भी ब्रेक किया इस डिस्कशन के अंदर। सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड विद अस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। डॉक्टर अजय बंसल, कैसे हैं आप सर? आई एम फाइन सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन जी। सर एक चीज़ है, बीइंग ए डॉक्टर डेंटिस्ट, सो ये जो एक ट्रेड कह सकते हो, ये जो लाइन है मेडिकल की, इस लाइन को सबसे अंडररेटेड माना जाता है जी, क्योंकि लोग जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जब तक मरने मारने वाली सिचुएशन ना हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरू से ही अगर हम कहें कि डेंटिस्ट्री की तरफ लोगों का ना ट्रेंड थोड़ा कम है, शुरू से ही पेशेंट को पेन होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है, तब भी वो क्या करते हैं, घर में होम रेमेडीज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लौंग लगा लीजिए, है ना, मेडिसिन खा ली। जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे पेन हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करती चीजें, तब जाके कहीं वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। लास्ट ऑप्शन है। हाँ, लास्ट ऑप्शन है। और बाकी सब बीमारियों में क्या होता है कि थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, कुछ बुखार हुआ, डॉक्टर के पास सबसे पहले। और डेंटिस्ट इज द लास्ट ऑप्शन। सेकेंडली क्या है कि इसीलिए रूरल एरियाज में यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ क्वैक्स, दैट्स व्हाई दे आर प्रोलिफरेटिंग, ना। राइट। दे गिव सिंपल मेडिसिन्स और दे इवन गिव स्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से वो उनके पास। बट नाउ ऐसा नहीं है नवीन जी, नाउ ट्रेंड्स आर चेंजिंग, अवेयरनेस आ रही है, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है, लोगों की एजुकेशन भी इंक्रीज है। बिल्कुल। अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, अपने आप से रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रिवेंटिवली रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर 6 महीने में चेकअप कराना है। ये ट्रेंड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो डेंटिस्ट इज ग्रोइंग लाइक एनी अदर थिंग। सो सर अभी जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारे दांतों की प्रॉब्लम है, मुंह की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मली लोग बड़े कैजुअली ले लेते हैं, घर पे कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल आपका क्या व्यू है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए एक पर्सन को जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या किस टाइप से वो डिसाइड करे कि दिस इज द टाइम टू गो टू अ डेंटिस्ट? जी सी, देखिए हमारे अगर देखें यूजली इट इज 32 टीथ हैं, बट जो विजडम टूथ है वो नहीं आते, तो 28 टीथ प्रैक्टिकली होते हैं एंड इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे अब हमारे हाथ हैं, वी हैव 10 फिंगर्स, अगर सपोज एक फिंगर कट जाए, हाउ वुड यू फील, है ना। सिमिलरली अगर एक टीथ निकल जाए तो उसको जो हम लॉस है उसकी वजह से वो चीज मतलब कवर नहीं कर सकते। तो बेस्ट थिंग इज प्रिवेंशन, है ना। सो वी शुड टेक केयर कि कोई टीथ खराब ना हो। एंड इसके लिए क्या है, आपकी होम केयर तो है ही है साथ के साथ, है ना, बट यू शुड ऑल्सो विजिट डॉक्टर एटलीस्ट वंस इन 6 months सो दैट एनीथिंग कैन बी चेक्ड एट अर्लियर स्टेज, है ना, वो इंक्रीज ही नहीं होगी। पर ये माना जाता है ना कि किसी भी डेंटिस्ट के पास अगर आप एक बार ही आप गए, आई गेस कि 99% ऑफ द पीपल, उनके साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो निकल आएगी। ये ठीक है बात आपकी, बट अगर देर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन हो गया तो वो आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गया ना। हाँ, ये अगर आप प्रॉब्लम को उसको मतलब क्या होता है, आप उसको निग्लेक्ट करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन,
अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज। हाँ ये तो होगा, क्योंकि ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन हुई कि मेरी वाइफ का विजडम टूथ आ रहा है जी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4-5 years ओ, और वो आ ही रहा है अभी। लो, आप जब आप निगलेक्ट कर रहे हैं बताइए। नहीं तो अब आप मिल गए तो आपके पास लेके आएंगे ना। जी। तो ये है कि हाँ है प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जब तक पेन है तब तो हम सोचते हैं कि सोचते हाँ हैं। जाना है डॉक्टर के पास, जाना है, और जैसी पेन ठीक हुआ ना, चल कोई नहीं वीकेंड पे जाएंगे, वीकेंड पे फिर डेफिनेटली वीकेंड पे चल बाद में जाते हैं। सो ये सब चीजें फियर ऑफ दैट। सो बेसिकली आपका क्या विजन है कि हमें कैसे मतलब डिसाइड करना चाहिए कि कब जाना है डॉक्टर के पास, क्यों जाना चाहिए, और क्या क्या फायदे रहेंगे हमारे को अगर हम टाइम टू टाइम जाएंगे। जी जी। देखो जैसे नवीन जी आपने पहले बात की है कि विजडम टूथ के रिगार्ड में, सबसे पहले मैं उसको वी विल डिस्कस दैट, है ना। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, देयर जोज आर ऑफ वेरी बिग साइज, तो उसमें सारे टीथ इजीली आ जाते थे, है ना। बट नाउ विद इवेल्युएशन आवर जो साइज इज डिक्रीजिंग, सो जो लास्ट वाला टीथ है दैट विच इज कॉल्ड विजडम टीथ, है ना, तो विजडम टीथ हमारा प्रॉपरली नहीं आ पाता बिकॉज उसके लिए इनसफिशिएंट स्पेस होता है, ठीक है। कुछ लोगों में आता ही नहीं है, कुछ में टेढ़ा आएगा या पूरा आएगा, तो इन मोस्ट ऑफ द पीपल इट गिव्स ट्रबल, ठीक है। सो अगर इसका क्राइटेरिया सिंपल है, अगर ये आपको ट्रबल दे रहा है और 3-4 बार ट्रबल दे चुका है, तो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट टीथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड इफ इट इज फुल्ली एरप्टेड एंड पेशेंट की माउथ ओपनिंग भी ठीक है, अगर उसको रिपेयर कर सकते हैं तो वी कैन गो फॉर रिपेयर लाइक फिलिंग्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स। अब इसमें काफी लोगों का क्वेश्चन ये होता है सर इसको विजडम टीथ क्यों होता है, हाँ, और काफी आगे पूछते हैं सर अगर हमारा विजडम टूथ निकल गया तो क्या हमारी अकल चली जाएगी। सो ये भी एक लोगों का मतलब बड़ा फनी क्वेश्चन होता है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम टीथ, है ना। जो हमारी मतलब कि जो विजडम है उसकी जो मैच्योरिटी होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो अराउंड 15, 16, 17, 18 इस एज तक होती है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन विजडम टूथ इरप्ट्स इनटू आवर माउथ। सो the time of wisdom tooth eruption coincides with our maturity of wisdom, so that's why it is called wisdom tooth. Okay. It's not like कि ये निकालेंगे wisdom चली जाएगी। दूसरा आप कह रहे थे पेन होता है किसी को नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि पोजीशन ऑफ विजडम टूथ कैसी है ना, किस एंगल पे पड़ा है, बाहर की तरफ है, कोई चीक बाइटिंग तो नहीं कर रहा। जब तक वो फुल्ली बोन के अंदर कवर्ड होता है तो इट्स देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इट विल गिव ट्रबल, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा पार्ट भी उसके माउथ में आ जाए, ठीक है, इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि फूड लॉजमेंट शुरू हो जाए, वहाँ खाना फंसना शुरू हो जाए, और उस एरिया को क्लीन करना भी डिफिकल्ट होता है ना, ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ठीक से, राइट। तो वो कैविटीज क्रिएशन कर देते हैं। और अगर हम इस चीज को निग्लेक्ट करते रहते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो साथ वाले टीथ को भी खराब करते हैं, विच इज द मेन टूथ जो कि हमारा वर्किंग टूथ। सो बेटर है कि अगर आपको ट्रबल आ रही है और बार बार आ रही है तो यू शुड कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड गेट इट रिमूव्ड इफ नीडेड, और whatever best treatment is your dentist can suggest। तो ये है इसका। सो बच्चों में आजकल ये होता है कि जैसे छोटे बच्चों की बात करते हैं जी, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बच्चों के टीथ जो आगे से ब्लैक हो जाते हैं, कुछ थोड़ा निशान सा बन जाता है, तो ऐसा फील पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है कि टीथ क्लीन नहीं किए थे इसलिए ये हो गए हैं। तो उनका बेसिक रीजन क्या होता है? सी नवीन जी, जो ब्लैक डिस्कलरेशन है हमारी, वो दो रीजन है। एक तो स्टेनिंग हो सकती है, स्टेनिंग्स के कई सारे कारण है, जैसे टी कॉफी हो गया, आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, या फिर किसी फूड के किसी और एलिमेंट से भी स्टेनिंग आ सकती है। दो, अगर इफ इट इज जस्ट ए स्टेनिंग इट इज हार्मलेस, बट इट इज ए कॉस्मेटिक इशू, सो दे शुड बी क्लीन। और इट कैन बी केरियस रीजन, जो कीड़ा लगता है जिसको हम कहते हैं बच्चों में कीड़े लग गए। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज, आपने कभी सुना देखा होगा कि बच्चों को छोटे होते हैं बोतल माउथ में देके छोड़ देते हैं, है ना। सो वो बोतल माउथ में ओवरनाइट रहने की वजह से वो केरीज हो जाती हैं, इवन सारे टीथ खराब हो जाते हैं बच्चों के। अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड बेबी बोतल केरीज या नर्सिंग बोतल केरीज। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज अब जो बच्चों के टीथ हैं, मिल्क टीथ, हम लोग ये भी काफी अंडररेटेड है, हम लोग सारे निगलेक्ट करते हैं जी, मिल्क टीथ है, रिप्लेस तो हो जाने हैं, बिल्कुल रिप्लेस तो हो जाना है ना, थोड़े सालों में इसको टूट निगलेक्ट जाएंगे करते तो हैं। क्या फायदा? बट ऐसा नहीं है, अगर देखो भगवान ने हमें कोई चीज दी है तो उसका कोई ना कोई रोल है। अगर हम मिल्क टीथ की ही बात करें, उसके क्या रोल है? नंबर एक, देखने में तो अच्छा लगेगा, ब्यूटी तो दे ही रहा है। हाँ जी। यू कैन दूसरा है यूटिलिटी, हम खाना खाने में इसकी हेल्प कर रहे हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका रोल होता है, इट एक्ट्स एज ए गाइडेंस फॉर परमानेंट टीथ टू कम। वो परमानेंट टीथ के लिए रास्ता बना के रखता है कि वो उस डायरेक्शन में आएंगे। अच्छा। सपोज ड्यू टू योर निग्लेक्ट, ड्यू टू केरीज, और वो
कोई भी रीज़न हुआ जिससे हमारा जो मिल्क टीथ है वो प्रीमेच्योरली ख़राब हो गया या एक्सट्रैक्शन करना पड़ गया, शेड हो गया, तो वो जो परमानेंट टीथ आना था अपने प्लेस पे वो ठीक से नहीं आ पाता। वो या तो आएगा नहीं, या लेट आएगा, या टेढ़ा मेढ़ा आएगा, फिर वो एक फर्दर बड़ी ट्रबल क्रिएट कर रहा है। राइट। तो इसलिए जो हमारे मिल्क टीथ हैं उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बीइंग ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, है ना, हम अपने हम पेरेंट्स को भी यही ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, हम अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को भी यही ट्रेनिंग देते हैं। आप अगर देखेंगे तो देयर इज ए कॉमन ट्रेंड, आप इवन डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई मिल्क टीथ है, कोई बात नहीं, देख लो, है ना, परमानेंट रिप्लेस हो जाएगा, वेट कर लो, जरूरत नहीं है इसको फिल करने की, जरूरत नहीं है इसको ऐसा करने की। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग, you should get it treated as soon as possible, है ना। Okay. Let the doctor should decide कि what should be done. Okay. सर जैसे मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं अबाउट द जनरल हाइजीन ऑफ अ माउथ और अदर थिंग्स एंड डेंटल प्रॉब्लम्स अदर थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक और मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो एज यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन, सो आई वुड लाइक यू टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। जी श्योर नवीन जी। देखिए हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम पॉडकास्ट जो होते हैं हमारे, या फिर इवन वीडियोस भी एजुकेशनल भी, दे कंसंट्रेट ऑन हाइजीन मेंटेनेंस, ऑन केरीज, ऑन पायरिया, एंड आई थिंक नाउ इट इज पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, बेसिकली सब चीजों को पता है, बट देयर आर मेनी फील्ड्स ऑफ डेंटिस्ट्री विच आर स्टिल अननोन टू पीपल, या फिर लोगों को उसकी क्लियर आइडियाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑर्थोडोंटिक्स, जो द ब्रांच विच इज डीलिंग विद द ब्रेसेस, देन इम्प्लांट्स जो लेटेस्ट जो है आज की डेट में, जो इम्प्लांट्स डेंटिस्ट्री है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है इसके अंदर, हमारे डेंटिस्ट्री में भी आ रही है सारे, है ना, एंड फिर सारी, मतलब इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट, है ना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्थोडोंटिक्स, ओके, है ना। सो ऑर्थोडोंटिक्स क्या है, मतलब इफ हमारी जैसे डेंटिस्ट्री है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस आगे, सब डिविजन्स हैं, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, पीडो मीन्स बच्चे, चाइल्ड से रिलेटेड जो है, प्रोस्थोडोंटिक्स जो डेंचर्स या उससे रिलेटेड रहती है। ओके। सिमिलरली ऑर्थोडोंटिक्स वन सच ब्रांच, है ना, जिसमें हमारे जो बेसिकली पेशेंट आते हैं जिनके टेढ़े मेढ़े टीथ हैं, क्रूक्ड हैं, स्पेसिंग है, अनएस्थेटिक अपीयरेंस है, या फिर जो का साइज छोटा बड़ा आ जाता है, तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कवर्ड अंडर ऑर्थोडोंटिक्स। तो ये सिचुएशन जो होती, कंडीशंस अब नहीं है, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ होती है, या फिर ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जैसे कि अच्छी तरह टीथ क्लीन नहीं किए थे, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है कुछ खाने पीने के कारण, ये सिचुएशन कैसे क्लियर होगी? देखिए जो टीथ क्लीनिंग है या ईटिंग हैबिट्स है, इनसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, दे कैन कॉज अदर प्रॉब्लम्स हाइजीन रिलेटेड, राइट। मोस्ट ऑफ द मालोक्लूजन्स मींस द टीथ विच आर डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट है अलग से, है ना, तो वो जो है या तो जेनेटिक रहते हैं, सपोज जो का साइज छोटा बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा जो है, किसी का बहुत छोटा जो है, या इनबैलेंस है, तो वो जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर जेनेटिक, बट अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा, किसी को एक्सीडेंटल हो जाए तो जो की ग्रोथ रुक सकती है, या फिर हमारा जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मिल्क टीथ को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, मिल्क टीथ टाइम पे नहीं निकले या फिर पहले निकल गए, प्रीमेच्योर निकल गए, तो उससे हमारा जो नेचुरल परमानेंट टीथ है वो अपनी जगह से डेविएट हो जाता है, किसी नई लोकेशन पे चला जाता है, तो वो क्राउडिंग क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चे थंब सकिंग कर रहे हैं, है ना, सो या फिर कई बच्चों को टंग से थर्स्ट करने के आते हैं, टंग से लिप्स को पुश करके रखते हैं, या पढ़ते पढ़ते पेन मुंह में डाल लिया, पेंसिल मुंह में डाल ली, है ना, दीज आर मेनी हैबिट्स, तो दीज कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारा जो फेशियल डिसफिगरमेंट हो सकती है, टीथ की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हम गाड़ी की भी तो कराते हैं ना अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, बिल्कुल, तो हमारी बॉडी की भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। सो यो हमारी बेसिकली जो हमारी ऑर्थोडोंटिक्स की ब्रांच है, वो बॉडी की जो हमारे डेंटिशन की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को कंट्रोल करती है ना। सो यंग एज में अगर जैसे कोई बच्चा जिसको थंब सकिंग की प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा सक करता है तो उसके दांत बाहर को आ जाते हैं, बिल्कुल, ओके। और फिर जो नए, अगर मिल्क टीथ के बाद जो नए वो भी खराब आएंगे, वो भी वैसे ही आएंगे। हाँ, तो इसको भी किसी प्रोसीजर के थ्रू सीधा या किया जा सकता है? जी, और इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, है ना। सी देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो जो थंब सकिंग है, थंब सकिंग इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है, अप टू सर्टेन एज
अप टू 2-3 years ऑफ एज इट इज नॉर्मल, ओके, ठीक है, इट्स नेचुरल, मतलब बॉडी रिफ्लेक्स है, काफी लोगों में होती है, बट बियॉन्ड दैट लिमिट अगर ये कंटिन्यू रहता है, काफी लोगों में हमने देखा कि एडल्ट्स में भी कंटिन्यू रहता है, 20-30 साल के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनमें थंब सकिंग आ रही है ना। सीरियसली? जी जी, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट इट इज देयर, है ना। सो उस वक्त ये आपका नुकसान कर सकता है, ये हमारा जो ये वाला पार्ट है हमारा मैक्सिला के ऊपर का, प्री मैक्सिला जिसको हम बोलते हैं, इसको पूरे को लिफ्ट कर देता है, ठीक है, उससे जो फेशियल डिसफिगरमेंट आ जाती है। अब अगर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया अर्ली एज पे, पेरेंट्स कर सकते हैं जो कि घर पे, तो वो कुछ नेचुरल मीन्स घर पे यूज कर सकते हैं, कैसे फिंगर्स पे कुछ मेडिसिन लगा दी, क्रीम लगा दी, है ना, तो उसकी जगह उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर हमारा जो एज ए डेंटिस्ट वी कैन हेल्प, हमारे पास कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो हैबिट को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं इसको। अब सपोज ये भी सब हमने कर लिया, बच्चा फिर नहीं मान रहा है, फिर भी बढ़ता जा रहा है, डिसफिगरमेंट हो ही गई है ना, प्रिवेंटिव कर लिया, इंटरसेप्टिव कर लिया, रोकने की कोशिश कर ली, अब करेक्शन है, फिर करेक्टिव मेजर्स होंगे, वो होंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस, ब्रेसेस लग के अलाइनमेंट हो जाएंगे। तो अब जैसे ब्रेसेस लग के अलाइनमेंट, मैंने तो कई लोगों को देखा है कि जो ब्रेसेस लगा रहे हैं सालों सालों तक लगे होते हैं। सर देखिए, जो आपने कह रहे हैं कि सालों सालों तक लगे होते हैं, देर आर वेरी फ्यू केसेस जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चाहिए होता है ना, देर आर स्पेसिफिक केसेस, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रेसेस कैन बी कंप्लीटेड इन 1 to 1.5 year. On an average, I'm just saying the average. Right now जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अप्लायंसेस भी बड़े रिफाइंड आ गए हैं, तो ट्रीटमेंट स्पीड काफी फास्ट होगी। कई केसेस को हम लोग 6 months में भी कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमें स्टडीज की थी, हमने पढ़ाया जा रहा था, तब एवरेज टाइम 2 से 3 साल माना जाता था, 2-2.5 साल 3 साल। आज की डेट में एवरेज टाइम 1-1.5 साल आ गया है ना। अब कोई अगर आपको दिखे कि बहुत लंबा चला हुआ है, तो मोस्ट ऑफ उस केसेस में ये समझ के चलना कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का निगलेक्ट होता है, या तो वो टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर रहा, या बार बार अप्लायंसेस ब्रेक कर रहे हैं, है ना, या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है। अदरवाइज रेयरली इतना लंबा चलता है ना। ये भी बल्कि लोगों के मन में मिथ है कि भाई बहुत लंबा चलता है, मेरी जर्नल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में जो अप्लायंस हमारे आ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल हैं, इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट, टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट। हमारे पास हर मतलब छोटे छोटे बच्चे लगवा के जाते हैं ना। और सेकेंडली आपकी जो रूटीन लाइफ है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा फेस को प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर जब ब्रेसेस लगाते हैं तो दांतों के स्ट्रक्चर को हिलाया जाता है? जी नेचुरल है, जो दांतों का जो आपको नई पोजीशन पे टीथ लेके जाने हैं तो वो मूव करके जाएंगे बेसिकली। तो ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इज इट पेनफुल प्रोसेस? सर पहले क्या होता था, पहले जो है ना, मतलब टेक्नोलॉजी साइंस जो है इतनी एडवांस नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास माइक्रोस्कोप है और वो सब कुछ चीजें हैं ना, जो बायोमैकेनिक्स हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड हो चुके हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पेन ड्यूरिंग ब्रेसेस, वो सब चीजें आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। तो कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, वी हैव मेथड्स। तो मोर और लेस इट इज ए पेनलेस प्रोसेस, है ना। तो टीथ को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े लो फोर्स से मूव करते हैं, ठीक है, और वो अपनी नई पोजीशन पे धीरे धीरे चले जाते हैं अल्टीमेटली। बढ़िया एक 1 day का प्रोसेस है, 1 month का प्रोसेस है क्या, मतलब नहीं, ब्रेसेस इज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि हम ग्रेजुअली जो अप्लायंस हम डालते हैं ब्रेसेस के लिए, उसको हम ग्रेजुअली एडजस्ट करते हैं, उसका फोर्स लेवल सेट करते हैं, उसमें डायरेक्शंस देनी होती हैं। जो दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स जो है ना, तो उससे टीथ मूव करते हैं। तो उसके अंदर फ्रीक्वेंट विजिट्स चाहिए होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस, मे बी इट्स विद इन 2 weeks, 4 weeks to 6 weeks, डिपेंड्स कि किस स्टेज पे है पेशेंट, क्या आपने मूवमेंट। ऑन एन एवरेज नॉर्मल टाइम में कितना टाइम में हो जाता है? ऑन एन एवरेज 1-1.25 साल 1.5 साल जो है। अच्छा, वो मतलब डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस 1 or 2 year का जो प्रोसेस है, हाँ, उसमें विजिट करते रहना पड़ता है। विजिट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। सो ब्रेसेस के अलावा टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड हुई है, नई नई चीजें आई हैं, तो ब्रेसेस की जगह किसी और चीज ने ली है? हाँ, ब्रेसेस की देखो, ऐसे तो नहीं कह सकते कि ब्रेसेस की जगह किसी ने ले ली है, तो मतलब हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड अलाइनर। ओके, आपने सुना होगा आज, हाँ, है ना। तो अलाइनर ऐसा यूं भी नहीं कह सकते कि बहुत नई चीज है, बट ये कि अब पॉपुलैरिटी उसकी काफी इंक्रीज हो गई है। उसका रीजन भी है एक, है ना। पहले जब अलाइनर्स आए थे, ओनली 1 company वाज मैन्युफैक्चरिंग अलाइनर्स, है ना, और देयर वाज वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। यू कैन से 100 में से 5 या 10% केसेस को ही अलाइनर से ठीक किया जा सकता था। ओके, राइट।
बट अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, रिसर्च भी हो रही है। अब जो अलाइनर्स की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है, ठीक है। और एक मेजर फैक्टर क्या था कि कॉस्टली बहुत था अलाइनर। अब जैसे कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारी कंपनीज आ गई है, तो कॉस्ट फैक्टर भी रिड्यूस हो गया है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से जो केस की परसेंटेज है, तो ऑल्दो अलाइनर्स कंपनीज आर क्लेमिंग कि दे कैन ट्रीट अप टू 60-70% केसेस, बट स्टिल इट इज नॉट ट्रू। We can treat up to 40 to 50% cases with the help of aligners, but case selection is very important. So, what is the difference between aligner and braces? जी, it's a very good question, क्योंकि देखो ये जो डेंटिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और देयर आर मैनी कंपनीज जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दे रही हैं और काफ़ी मतलब रूथलेसली एडवर्टाइज कर रही हैं, वो पेशेंट्स को मिसगाइड कर रही हैं। इवन देयर आर मैनी कंपनीज जो कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट पीपल विल अंडरस्टैंड, है ना। और वो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप मान लो, सपोज मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट कर रहा हूँ, सपोज मैं आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा दूं और कहूँ किसी को भी गूगल से देख के हार्ट सर्जरी कर लो, कैन यू डू दैट? नो। सी, ऑर्थोडोंटिक्स एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। हम 5 साल पहले भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके बाद भी जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तब जाके कहीं एक्सपर्टाइज आती है। ऑब्वियस है। क्या एक टेक्नीशियन या फिर कोई, कई बार कंपनी तो कॉस्ट कटिंग के लिए 10th 12th पास वाले को हायर कर लेते हैं, क्या वो ट्रीटमेंट कर सकता है घर, है ना। बट इंडिया में रेगुलेशंस नहीं है, प्रॉपरली लोग कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड, है ना। चलिए, एनी हाउ यू आर आस्किंग कि डिफरेंस क्या है ब्रेसेस में, है ना। आपने देखे होंगे ब्रेसेस के पेशेंट, ब्रेसेस जो है कुछ स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं जिसको हम टीथ के ऊपर फिक्स अप करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे जो ब्रेसेस आते थे वो मेटलिक आते थे, मतलब मेटल्स के बैंड्स आते थे, तो काफी अनस्थेटिक अपीयरेंस थी, ठीक है। अब उसके बाद ब्रेसेस की उसमें भी काफी वेरिएशंस आई हैं, ब्रेसेस में मटेरियल्स भी बहुत आ गए हैं, मेटलिक है, सिरेमिक है, तो इनविजिबल ऑप्शंस आ गए हैं। चलिए उसको हम थोड़ा डिफरेंट बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये फिजिकली हम अप्लायंस माउथ में फिट करते हैं, और जब तक ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट के अप्लायंस माउथ में रहेगा डे एंड नाइट, मतलब होल टाइम, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वो ये आती है कि थोड़ा सा जो हमारा फूड रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी वहाँ पे, कि हार्ड फूड या स्टिकी फूड नहीं खाना, ठीक है। और थोड़ा सा कई बार जो अगर मेटलिक ब्रेसेस के लिए जा रहे हैं तो कॉस्मेटिक इशू भी रहेगा कि वो दिखेंगी। अलाइनर्स में क्या होता है कि दे आर ट्रांसपेरेंट शीट्स विच आर रिमूवेबल, ओके, है ना। तो पेशेंट हैज टू वियर देम एंड दे विल मूव द टीथ, तो वाइल ईटिंग दे कैन रिमूव देम, सो आपकी जो फूड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं होंगे। थोड़ा सा कॉस्मेटिकली वो बेटर ऑफ है, ओके। अब आपके मन में आ रहा होगा अलाइनर्स है क्या, काम कैसे करेंगे? सारे सोचते हैं प्लास्टिक की शीट है पतली सी, काम कैसे करेंगे, कैप है, क्या है, कैसी चीज है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हाउ अलाइनर्स वर्क्स। सपोज आपने यहाँ से दिल्ली जाना है एंड इट्स अराउंड 250 किलोमीटर्स, ठीक है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैंने पैदल ही जाना है सपोज, तो मैं एक साथ नहीं चल सकता, तो मैं 10-10 किलोमीटर के स्ट्रेच लूंगा या 15-15 किलोमीटर के स्ट्रेच लूंगा, मेरी जो एक दिन की कैपेसिटी है, तो मैं उतने स्ट्रेच में चलूंगा, ठीक है ना। सेम वे अलाइनर वर्क्स, कि हमारी जो इनिशियल आज की डेट में पोजीशन है, हमारी जो एक फाइनल एंड रिजल्ट है, दैट वी विल डिसाइड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम एंड रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हमारा एक पर्टिकुलर अलाइनर की शीट है, वी नो कि भाई एक शीट से हम इतनी मूवमेंट कर सकते हैं, इतनी घुमा सकते हैं, इतना इधर भेज सकते हैं, इतना इधर भेज सकते हैं, जैसे ही भाषा में मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आई एम टॉकिंग कि इतनी डिग्री ऑफ टर्न उससे दे सकते हैं। तो हम फिर उसको कंप्यूटर के ऊपर जो है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं कि इस पहले सेट से ये मूवमेंट होगी, दूसरे सेट से ये मूवमेंट होगी, तीसरे सेट से ये मूवमेंट होगी। इस तरीके से हम उस सारी जो टोटल हमारी मूवमेंट होनी है टीथ की, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात ये आ गई कि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आके हमसे पूछते हैं कि कॉस्ट कितनी है अलाइनर की, या फोन पे पूछते हैं सर कितनी कॉस्ट है। तो अलाइनर की कॉस्ट हम फोन पे नहीं बता सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेट्स विच आर रिक्वायर्ड, ओके, है ना। सी, ब्रेसेस के अंदर कॉस्ट मोर और लेस स्टेबल है, एक पैकेज है कि इतने का पैकेज है ना। बट अलाइनर्स के अंदर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी।
है ना। अगर किसी का मान लो 7 अलाइनर से काम चल गया, 10 अलाइनर से काम चल गया, इट विल बी चीपर ऑप्शन है। ओके, और किसी को 50 अलाइनर चाहिए, किसी को 60 अलाइनर चाहिए, देन इट विल बी कॉस्टली। तो इसमें भी कोई क्वालिटी का वो जी डेफिनेटली। जो देखो जो अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके अटैचमेंट्स अच्छे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं शीट का वो बेटर है, तो उस चीज का फर्क तो रहेगा, वो तो हर जगह ही रहेगा। अगर हम मोटा मोटा मान के चलें कि किसी को 10 अलाइनर की जरूरत पड़ेगी जी और बेस्ट क्वालिटी की, जी तो उसकी टेंटेटिव कॉस्ट क्या जाती है? सर देखिए, बेस्ट क्वालिटी का अगर हम बात करें तो आपने इनविजिलाइन का नाम सुना हो कभी आपने ना? अब एक्चुअली रियल टर्म इज अलाइनर, टेक्नोलॉजी इज अलाइनर, इनविजिलाइन इज कंपनी। जैसे हम मैगी है, हम सारे नूडल्स को मैगी बोल देते हैं, है ना, बट नूडल्स की देयर आर सो मेनी कंपनीज। यस राइट। सो इवन टुडे द बेस्ट टेक्नोलॉजी इज विद इनविजिलाइन, दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी। अगर हम उसकी बात करें तो वो 1 लाख प्लस ही जाएगा। कोई भी बेसिक से बेसिक केस भी 1 लाख प्लस ही जाएगा, मे बी अराउंड 1.5, है ना, ओके, इट कैन गो अप टू 5 lakhs, Okay. ठीक है। बट जो लोकल कंपनीज आ गई हैं, दे स्टार्ट एज लो एज 30,000 40,000, उनसे बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है सर। और उसमें थोड़ा सा ये ऑप्शंस भी आ गई हैं, जैसे अब अगर सपोज हमने इनविजिलाइन के लिए जाना है तो उसमें पेमेंट भी वन शॉट करनी पड़ती है। अच्छा, जो दूसरी कंपनीज हैं, कुछ एक हैं जो हमें प्रोवाइड कराती है, जिसमें हम पेशेंट की इंस्टॉलमेंट्स भी बना देते हैं। ओके, बट अलाइनर्स में ना जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि पेशेंट कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट ने पहना ही नहीं, जो चीज़ फिक्स हो गई वो तो फिक्स हो गई ना, राइट। तो अगर बच्चे ने पहना नहीं या पेशेंट ने पहना नहीं तो फिर वो रिजल्ट नहीं Result- आएगा। अगर वो इरेगुलर रहे, जैसे 1 वीक के लिए पहला पहनना है, दूसरा उसके बाद डालना है, कोई सेट ठीक से नहीं पहना तो वापस पहले सेट पे जाना पड़ेगा, पुराने पे। तो इस तरीके से होता है। तो जैसे अलाइनर को शेप दी जाती है जो टीथ की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो हम कंप्यूटर के थ्रू पहले ही डिसाइड कर चुके हाँ, हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से हम अगला नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे प्रिंटर्स होते हैं, हमारे डेंटिस्ट में प्रिंटर्स हैं, 3D प्रिंटर्स, Okay. जिसमें हम मॉडल्स को प्रिंट करते हैं टीथ के, Right. ठीक है। वो 3D प्रिंटिंग से मॉडल्स को प्रिंट कर लिए, उसके बाद हमारी वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन्स होती हैं, उसके ऊपर अलाइनर बना देते हैं, ठीक है। वो अलाइनर्स हम पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक चार्ट डाउन, मतलब पेन डाउन कर लेते हैं कि पहले वाले टारगेट से इतनी मूवमेंट होंगी, तो उससे एक टेंटेटिव टाइम पेशेंट को, एंड रिजल्ट, वो सारे कुछ वीडियो से दिखाया जाता है। ओके, मतलब अलाइनर्स के अंदर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो, हम एक स्कैनिंग करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस स्कैनिंग के साथ में एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा वो पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है, उसको दिखाया जाता है वीडियो प्रॉपर, मतलब विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव हम जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एंड रिजल्ट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट पेशेंट अपना कंसेंट देते हैं कि वी गो अहेड स्टार्ट विद द अलाइनर्स। तो वो इस तरीके से होता है। तो आजकल बहुत, मतलब ये बहुत डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। कॉफी में हाँ, तो जी। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। जी। सो जैसे प्री वेडिंग के लिए जो है, स्माइल एनहेंसमेंट के लिए हो गया, और बहुत सारी चीज़ चल रही है, टीथ वाइटनिंग चल रहा है। ये सारा क्या प्रोसेस होता है? ये कितना, मतलब सिर्फ ये सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा है या एक्चुअली में लोग करवा रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए, टाइम चेंज हो रहा है ना। पहले हमारा इंटरनेट इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मतलब लोगों की आपस में इंटरेक्शन नहीं थी। जब से इंटरनेट और मतलब सोशल मीडिया का जब से रेवोल्यूशन आया, स्पेशली आफ्टर कोरोना, है ना, 2 चेंजेस आए हैं। नंबर 1 तो सोशल मीडिया आ गया। हाँ जी। सेकेंडली जब कोरोना में लोगों ने पास से देख लिया अपने लव वंस को जाते हुए, तो सबने जीना शुरू कर दिया, है ना। पहले लोगों का टेंडेंसी था अपना घर में पैसे जोड़ते रहे, ये करें। सही बात। अब आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे आप टूरिस्ट प्लेसेस पे देख लीजिए, मतलब कि लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। राइट। दे वांट टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर लव्ड वंस। बिल्कुल, ये तो हुआ ये है ट्रेंड कि चेंज हो ये गया ना, बहुत चेंज हुआ है ना। तो वो अब देखो, अगर अब ये जब ट्रेंड चेंज हुआ है तो इसमें सेंटर में सबसे क्या है? कॉस्मेटिक्स। सो हेल्थ एंड कॉस्मेटिक्स, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री नाउअडेज, ओके, है ना। और डेंटिस्ट्री इन सबके सेंटर में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक। जब तक आपकी फेस की स्माइल अच्छी नहीं होगी तो तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए जो कॉस्मेटिक का ट्रेंड है ना, दैट इज ऑन अपस्केल। तो ये इन रियलिटी है, नॉट जस्ट नॉट ऑन सोशल मीडिया। ओके, ओके। हाँ जी। So, आजकल एक चीज प्रॉब्लम आती है ना सबसे ज्यादा, कि बच्चे थोड़ा सा डॉक्टर का नाम सुन के वैसे इतना डरते हैं, लेकिन डेंटिस्ट का नाम सुनने वो के ज्यादा बाद डर वो जाते ज्यादा डर जाते हैं छोटे बच्चे। देखिए, इसका कारण ये है कि अगर हम देखें पास्ट पे, है ना, डेंटल प्रोसीजर्स वर वेरी क्रूड। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे बड़े वो थे, बल्कि थे, एनेस्थीसिया इतना अच्छा नहीं था, है ना। तो ट्रीटमेंट वाज रियली पेनफुल। तो वो जो डर शुरू से चलता आ रहा है ना,
वो लोगों के मन में बैठा हुआ है, बिल्कुल। है ना। बट ऐसा अब ऐसा नहीं है। अभी जो चीज़ें हैं, हमारी इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, हमारी सारी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस बहुत रिफाइंड हो चुकी हैं। अब हम लोग पेनलेस डेंटिस्ट्री के एरा में हैं, ठीक है। तो हमारे क्लिनिक पे तो स्पेसिफिकली हमारा फर्स्ट टारगेट यही होता है कि पेनलेस प्रोवाइड किया जाए और पेशेंट कंफर्ट मेंटेन रखा जाए। एंड यू विल सी हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट मतलब यही कहेंगे जिस काम को पता ही नहीं चला, बातें बातें करते करते काम हो गया, है ना। सो ये जो पेनलेस आप कह रहे हो ट्रीटमेंट, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या एज कम्पेयर टू ओल्ड? नहीं, साइड इफेक्ट कैसे होगा, बस ये प्रोसीजर सिंप्लीफाइड होगी ना। ऐसा देखो, एनेस्थेटिक एजेंट्स अच्छे आ गए हैं, एनेस्थीसिया की जो डिलीवरी सिस्टम्स है, इंजेक्टेबल सिस्टम्स है, वो काफ़ी रिफाइंड हो गए हैं। जैसे सपोज नीडल प्रिक है, उसका जो स्पीड ऑफ इंजेक्शन है या फिर वो उसका जो आगे का टिप है वो उसकी फाइननेस है, उसकी वजह से क्या हो गया, वो पेनलेस एनेस्थीसिया हो गया। अब एक अच्छा एनेस्थीसिया अगर हमने सिक्योर कर लिया, फिर तो चाहे आप मेजर सर्जरी कर लो, अच्छा है ना। तो फिर तो मेजर सर्जरी कर लो, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। अब जब हमारे पास जैसे अब सपोज रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज मोस्ट कॉमनली नीडेड ट्रीटमेंट इन नाउअडेज, है ना। तो रूट कैनाल वाज वेरी पेनफुल अर्लियर डेज बिकॉज इट वाज डन बाय हैंड। 3 से 4 सीटिंग्स होती थी, काफी टाइम कंज्यूमिंग थी। अब मशीन्स आ रही हैं हमारे पास, है ना, एंडोमोटर जिसको हम बोलते हैं इसकी। फिर उसकी वर्किंग जो लेंथ होती है, पहले मल्टीपल एक्सरेज करते थे, हमारे पास उसके लिए अपेक्स लोकेटर है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है। दीज आर जस्ट टेक्निकल नेम्स। ओके, तो चीजें सिंप्लीफाइड होगी, प्लस प्रिसीजन इंप्रूव हो गया। ओके, सक्सेस रेट जो अगर 50-60 था वो 90 हो गया, है ना। तो फेलियर के चांस कम हो गए हैं। इवन पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट कम हो गया। हमारे पास अच्छे मेडिसिन के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट है, एंटीबायोटिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, पेन किलर्स भी अच्छे आ रहे हैं। Okay. तो ओवरऑल इससे सिनेरियो क्या बना है कि इट्स पेनलेस नाउ, है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर पेनलेस। तो ऐसा भी कोई चांसेस होते हैं कि डेंटल सर्जरी के ड्यूरेशन में डेथ का रिस्क हो जाए? दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग, हार्डली वेरी फ्यू केसेस रिपोर्टेड। और वो भी देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो उसका कॉज डेंटल सर्जरी नहीं होता, है ना। या तो पेशेंट के पास कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है जो कि सीवियर है, या अनडायग्नोस्ड हेल्थ कंडीशन है, Okay. या फिर पेशेंट ज़्यादा ही डरा हुआ है, या कुछ है कि वो इमोशनल या उससे वो आउटबर्स्ट हो गया। तो इट्स वेरी वेरी रेयर कंडीशन। अभी रिसेंटली एक साउथ में हुआ था कि एक यंग था लड़का, उसका मैरिज के लिए उसने मतलब मैरिटल कुछ करवा रहा था, काफी प्रोसीजर, उसकी डेथ हो गई थी। बट लेटर ऑन इट वाज फाइंड आउट दैट कि उसका हेल्थ कंडीशन खराब था ना। तो Okay. जो है, तो ऐसे क्या किस टाइप के ट्रीटमेंट लोग करवाने आते हैं प्री मैरिटल का उसमें? देखिए, प्री जो मैरिटल है वो मेनली जो टारगेट होता है कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है। ओके, उसके 2 पर्पस होते हैं। देखिए, एक तो कॉस्मेटिक तो है ही है, तो काफी लोगों को ये भी लगता है कि मैरिज के बाद अगर मेरे को पेन हो गया, कुछ होगा और मेरे स्पाउस को पता चलेगा तो मेरे लिए एम्ब्रेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो कई बार वो मतलब ओवरऑल फुल माउथ ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर कंसंट्रेटेड ऑन द कॉस्मेटिक, ठीक है। वो दैट उसमें आप उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम पेशेंट के पास अवेलेबल है। सपोज मैरिज इज विद इन 1 मंथ और लेस देन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो उस सिचुएशन में वो लोग फिर क्विक फिक्स वाले काम करते हैं, जैसे कि क्राउन्स हो गए, जिरकोनिया क्राउन्स, विनियर्स आपने सुने होंगे, या फिर कॉस्मेटिक फिलिंग्स, है ना। और अगर टाइम अवेलेबल है तो फिर ब्रेसिस का प्लानिंग भी किया जा सकता है ना। ओके। सो ब्रेसिस की जो प्रोसेस होती है वो पेनफुल होती है या कैसे? इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसेस नाउअडेज, है ना। देखिए, पहले होती थी पहले मेथड्स क्रूड थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बायोमैकेनिक्स का इतना नॉलेज नहीं था। जब से रिफाइनमेंट आ गई है, फोर्स लेवल काफी रिड्यूस हो गए हैं, है ना। तो उससे जब हमें ये पता है कि पेन का रीजन क्या है, बायोमैकेनिक्स में, यानी बायोमैकेनिक्स में इसकी बॉडी के अंदर किस लेवल पे हमें पेन को कंट्रोल करना है, कहाँ पे मूवमेंट देनी है, कितना फोर्स है ना, तो वो सब चीजें जो है रिड्यूस हो गई है। तो आप क्या प्रेफर करते हो, ब्रेसिस वर्सेस अलाइनर? देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है केस सिलेक्शन। ओके, ठीक है। जो अगर हमारा कोई केस ऐसा है जो कि अलाइनर से हो ही नहीं सकता, तो वहां तो चॉइस ही ब्रेसेस की बचेगी ना। सही बात है ना। अब रही बात जो केसेस है जिसमें ब्रेसेस भी हो सकती है, अलाइनर भी हो सकते हैं, फिर हम वहाँ पेशेंट से बात करके देखते हैं पेशेंट का कंप्लायंस कैसा रहेगा, या फिर पेशेंट का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, पेशेंट अगर पहन सकता है अलाइनर। या फिर कई बार देखो ऐसा है जैसे कि पेशेंट बाहर रहते हैं, एनआरआई पेशेंट्स हैं, वो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकते, तो वहाँ अलाइनर की ऑप्शन बचती है। बट अगर हमें कंप्लीट 3 डायमेंशन कंट्रोल चाहिए तो ब्रेसिस इज अ बेटर ऑप्शन। ब्रेसिस इज बेटर, हाँ। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बोथ वर्सेस?
cost wise तो in most of the cases airliner are expensive than Breeze. ओके। बाकी कॉस्ट मैंने आपको बताई है, इट वेरीज फ्रॉम 30,000 to 5 lakhs. नॉर्मली क्या होता है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, डेंटिस्ट्री वाले, डॉन्टिस्ट्री के, जो ये सब चीजें ना मेडिकल क्लेम में नहीं क्लेम में नहीं कंसिडर की, जिनको कहते हैं कॉस्मेटिक चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है। जी अब प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? जी देखिए, पहले तो अब जब इंश्योरेंस की बात आई है, क्लेम की बात आई है, बात क्यों आ रही है? क्योंकि हमें लगता है कि एक्सपेंसिव है। हाँ बिल्कुल। है ना? पहले तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव क्या है? निग्लेक्ट। नेग्लेक्ट। अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, केरीज होने नहीं दे रहे हैं, तो देयर इज नो नीड्स, है ना? आई मस्ट से कि एक सिंपल ब्रशिंग से आपका जब काम चलता है तो क्यों ना करें। चलो कोई बात नहीं, हो गया केरीज पे स्टेज पे करवा ली, 500-700 हज़ार 2,000 रुपये में काम चल जाएगा, है ना? हाँ। बट हम लोग क्या करते हैं, वही जो आपने कहा था कि जब तक बिल्कुल सीवियर स्टेज नहीं आती, इग्नोरेंस है ना। तो अगर आप देखें कि एक्सपोज टीथ एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको हमने रिप्लेस करना है, सपोज इम्प्लांट से डालना है, तो 25,000 रुपये लग रहे हैं। आप कह रहे हैं जी एक्सपेंसिव है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कितनी चार्जेस लगते हैं? 4 लाख 3 लाख। बिल्कुल। तो 3 लाख एक्सपेंसिव है, 25,000 एक्सपेंसिव। सही बात है। चलो, दिस इज वन वे ऑफ कंपैरिजन। देयर आर अदर वेज ऑफ कंपैरिजन। कहते हैं जी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, ब्रेसिस ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। आपने देखा होगा प्री ब्राइडल में या मैरिज वाले दिन हम एक शाम को अच्छा दिखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। करते हैं कि नहीं करते हैं? महंगा इतना है। 1.5 लाख का आता है। और अगर हमने जो ब्रेसिस से अच्छी स्माइल प्राप्त मिलनी है और जो कि हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहनी है, तो क्या हम उसके लिए 50,000 रुपये लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं खर्च कर सकते? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से एक्सपेंसिव है? तो इट्स ऑल अबाउट इन एवरीथिंग इज इन आवर माइंड, हाउ वी कंपेयर इट। राइट। है ना? हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। देयर आर सर्टेन पेशेंट जिनको ये होता है कि मेरा ये टीथ इतना सा भी क्यों घुमा हुआ है, आई डिजर्व द बेस्ट। ठीक है। कहीं ऐसे आते हैं जी क्या फर्क पड़ता है, भगवान की देन है। सही बात है। सो चलो दैट्स डिफरेंट। अब बात रही इंश्योरेंस की और उसकी, है ना। देखिए, अगर हम देखें कि फॉरेन कंट्रीज की बात करें, सपोज यूएसए, कनाडा, वहाँ पे डेंटिस्ट्री जो है इंश्योरेंस में कवर्ड है ना। ठीक है। ओके। उसका रीजन है बिकॉज इन दोज कंट्रीज जो इंश्योरेंस है कंपलसरी है, एवरीवन हैज टू टेक द इंश्योरेंस, राइट, है ना। तो इन दैट सिनेरियो जो हमारी क्लेम परसेंटेज है डेंटिस्ट्री के लिए वो 5-7-10% रह जाती है, बिकॉज सारे ले रहे हैं इंश्योरेंस, और क्लेम कितने लोग करेंगे, है ना। ऑब्वियस है। अब इंडिया में कंपल्शन नहीं है। इंडिया में इंश्योरेंस कौन लेता है? जिसको लगता है कि मुझे आने वाले साल में जरूरत पड़ेगी भाई क्लेम करने की, हाँ, है ना। नॉर्मली तो क्या बोलते हैं कि इंश्योरेंस ली है तो भाई क्लेम तो करना क्लेम तो करना पड़ेगा। ना भी हो जरूरत तभी क्लेम कर लो, जाके कोई तरीका कुछ ना कुछ करा लो, इस साल की वेस्ट होने वाली करा लो। तो वहाँ क्या होता है, क्लेम परसेंटेज काफी हाई हो जाती है। राइट। तो अगर क्लेम परसेंटेज इतनी हाई है तो हम लोग ना वो एक, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप बात करेंगे तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड द प्रीमियम अमाउंट, कितना प्रीमियम सेट किया जाए। दैट्स द बिगेस्ट हर्डल इन इंडिया, कि जिसकी वजह से जो हमारा ये है क्लेम में कवर्ड नहीं है, और इसको इसलिए इंटेंशनली कॉस्मेटिक में डाल दिया गया। ठीक है। बट इन फैक्ट इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट ए कॉस्मेटिक इन ऑल द केसेस। इन फ्यू केसेस इट इज कॉस्मेटिक, इन अदर केसेस इट इज एसेंशियल। सपोज किसी का ट्रोमा हो रहा है, टीथ आपस में ठीक से बंद नहीं हो रहा है या टीथ आउट से बाहर है, उसको ट्रोमा की चांसेस बड़ी हाई हैं। कहीं पे भी फेस टच हो गया, हिट हो जाएंगे, टीथ ब्रेक हो जाएंगे, तो वहाँ इसेंशियल है ना। बट उसको भी कॉस्मेटिक में डाला होगा, मतलब कैटेगराइजेशन ठीक से नहीं किया हुआ है। उसको रिव्यू सर एक होता है कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है लोगों को। जी जी जी। सो वो कुछ केसेस में होता है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी होता है, ऑपरेशन के थ्रू भी किया, ठीक फिक्स किया जाता है। तो क्या इज दैट आल्सो इंक्लूडेड इनटू डेंटिस्ट्री? और अगर हाँ तो क्या ऑपरेशन करवाना जरूरी है? क्या कैन वी गेट इट क्योर्ड विदाउट दैट? ये आपने नवीन जी बहुत बढ़िया बात पूछी है ना। क्योंकि देखिए अगर हम इसकी बात करें, नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ें डिटेल में ना। आमतौर पे जैसे अगर देखो स्नोरिंग बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है ना। अभी हम सिर्फ बच्चों की बात करते हैं ना। बच्चों में स्नोरिंग हो या फिर ब्रीदिंग ट्रबल्स हो तो उसका वन ऑफ द मेजर कॉज इज एडिनोइड्स। एडिनोइड्स आपने सुना? टॉन्सिल सुना? टॉन्सिल इज अ कॉमन वर्ड, या टेक्निकली इट इज कॉल्ड एडिनोइड्स। सी वी हैव नेजल पैसेजेस, हमारी नाक के थ्रू हवा यहाँ से क्रॉस करती है, ऐसे पैसेज है पूरा। स्नोरिंग क्या होता है? सीटी बजना। हाँ। किसी नैरो पैसेज में से अगर हवा पास करेगी तो सीटी बजेगी। हाँ। तो स्नोरिंग सेम वही है, अगर हमारे पैसेज नैरो हो जाए किसी कारण से तो स्नोरिंग होगी। ठीक है। ठीक है। एडनोइज इज वन सच कंडीशन जिसमें हमारे पैसेज नैरो हो जाते हैं।
ओके। तो चलो स्नोरिंग तो होगी, वो हमारे बच्चे के फेशियल डेवलपमेंट को भी खराब कर देती है। फेस की डिसफिगरमेंट हो जाती है, लॉन्ग फेस हो जाता है, चिन छोटी रह जाती है, ब्रीदिंग ट्रबल तो आएंगी सीजनल, मतलब हर सीजन में उसको स्नीजिंग या कुछ हो जाता है। तो आमतौर पे बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले ईएनटी के पास भागते हैं और ईएनटी एडनोइड्स को देखते हैं, एडनोइड्स बड़े हुए हैं, दे रिकमेंड आइदर मेडिसिन और सर्जरी। ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स कि बच्चा कितना परेशान है। ओके। अदरवाइज क्या होता है कि विद एट द एज ऑफ 13 to 14 दे ऑटोमेटिकली रिग्रेस इन साइज, स्मॉल साइज हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप हो जाता है स्मॉल साइज। ओके। ठीक है, अगर उस टाइम तक आपने टाइम निकाल लिया तो वो अपना साइज कम हो जाएगा, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। हाँ, पर जो डिसफिगरमेंट होगी वो नहीं जाएगी। ओके। हाँ, इसमें हमारा जो एडिनोइड्स है, इसमें डेंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। ओके। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कैसे। सपोज एक पैसेज है, उसमें ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है। दो ही तरीके हैं उसको, या तो ब्लॉकेज कम कर दो जो सर्जरी में करते हैं, ठीक है, या पैसेज को बड़ा कर दो, है ना, ऑब्वियस है। दोनों तरीके से काम हो जाएगा हमारा। तो हम डेंटिस्ट्री में क्या करते हैं, पहले पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं। आमतौर पे जिन केसेस में एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें आप देखिएगा इनवेरिएबली जो हमारा पैलेट है, तालवा जिसको हम बोलते हैं, वो नैरो मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और उस कारण से उसका पैसेज नैरो हो रखा होता है, और जिससे कंडीशन एग्रावेट हो जाती है, और वही फेशियल डिसफिगरमेंट का कॉज होता है। और ये वाली जो एस्पेक्ट है, ये भी काफी अंडर मतलब रेटेड है, जिस चीज पे ज्यादा काम नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक्सपेंशन अप्लायंस दे के उसको मैक्सिला को वाइड कर देते हैं। और इन माय प्रैक्टिस मैंने कम से कम मोर देन 100 पेशेंट्स को इस तरीके से बच्चों को ठीक किया है। ओके। है ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो क्या सोने की पोजीशन से भी फर्क पड़ता है कि स्नोरिंग का? सर देखिए, ऐसे अगर आप देखें, स्नोरिंग, एपनिया, दीज आर इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है, वो फिर ईएनटी की उसमें ही चला जाता है। अच्छा। ठीक है, वो फिर उसमें स्लीप स्टडीज और अदर साइकिल्स, कोई नेजल पैसेज में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, इन डेंटिस्ट्री वी कैन ओपन अप द पैलेट, जिससे हमारा जो अंदर का एडनोइड्स वाला पार्ट है, उसमें आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। उस केस में बच्चे की सर्जरी, एंटीबायोटिक सब बच जाती है। ओके, है ना, तो वो सब बच जाता है। तो अभी बच्चों के लिए जैसे प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर की, उनके दांत नॉर्मली ब्रश भी करते हैं 2 times a डे, लेकिन फिर भी उनके जो टीथ में है ना कैविटीज हो जाती है और प्रॉब्लम आती है, स्मेल भी आती है बच्चों की। जैसे 2 बारी कर रहे हैं, स्टिल बच्चों का नहीं, बड़ों में भी होती है, बहुत सारे लोगों में स्मेल भी आती है। तो उसका क्या रीजन होता है मेनली? जो देखिए नवीन जी, बैड ब्रेथ इज एक बड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए। काफी लोग सोचते हैं कि मैं ब्रशिंग भी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ आ रही है। तो अगर हम देखें इसका कोज, तो 2 पार्ट बनते हैं, एक तो लोकल या फिर एक जनरल बॉडी से रिलेटेड, है ना। लोकल जो हमारा है वो माउथ के अंदर है, उसके जो सबसे मेन कोज है वो है या तो पेशेंट के माउथ में कैविटी हो रही है कोई, है ना, और वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो रहा है। अब जैसे ना, अगर आप देखिए कहीं पे खाना फेंक दीजिए, या थोड़े टाइम में वो फर्मेंट होकर स्मेल कर देता है, गल जाता है। ऐसे ही माउथ में अगर कैविटी रहेगी, वहाँ खाना स्टिक रहेगा, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होगी, वो स्मेल कर देगी। या फिर गम्स की डिजीज, जो पायरिया आपने सुना होगा, वहाँ पे भी वही स्पेस बन गया, गम्स में इन्फ्लेमेशन हुई, बैक्टीरियाज आए, वो स्मेल कर देती है। तो एज ए डेंटिस्ट वी कैन फिल अप द कैविटीज, वी कैन ट्रीट दैट टीथ, पायरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मेल चली जाती है। ओके, देयर आर वेरी फ्यू केसेस जिसमें उसके बाद भी स्मेल रह जाती है। उस केस में फिर कोई ना कोई जनरल कॉज होता है, जैसे कि आपका रिगर्जिटेशन है या किडनी प्रॉब्लम्स हैं, एसीटोन स्मेल, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर, वो फिर एक जनरल हेल्थ का इशू बन जाता है ना। राइट। मेन कॉज जो है वो ये हैं दोनों। टूथपेस्ट का भी कोई रोल रहता है कि अपनी माउथ की हाइजीन के लिए, कि इस टाइप का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, उस टाइप का करना चाहिए? आजकल बड़ा चल रहा है, ऐड इतनी आती हैं कि भी आप मेरा XYZ टूथपेस्ट यूज, टीथ वाइट हो जाएंगे एकदम, आपकी ब्रेथ अच्छी रहेगी। ये आपने सर बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक चलिए, नहीं हो, हमारे पास प्रैक्टिस में आगे भी काफी लोग पूछते हैं कि कौन सा पेस्ट करें, बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज में, है ना। सी, पहले एक टाइम था जब टूथपेस्ट थे ही नहीं, टूथब्रश थे नहीं, तब भी तो लोग टीथ क्लीन करते थे, 100 years लाइफ थी, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता था, है ना। व्हाट इज टूथपेस्ट एग्जैक्टली? टूथपेस्ट इज ए फोमिंग एजेंट, जैसे सर्फ होता है ना, बेसिकली उसमें सर्फ एक्टेंट है जो कि मैल को साफ करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है फ्रेशनेस, मतलब कि जो हम पेस्ट करते हैं हमें फ्रेशनेस फील अच्छी आती है। 2 ही रोल है, पेस्ट का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। आई वुड से कि अगर आप खाली ब्रश से भी टीथ को क्लीन करेंगे, यू कैन क्लीन इट, बिकॉज वी आर डूइंग इट रेगुलरली।
सपोज इस टेबल पे डस्ट पड़ा है तो हम एक हाथ से भी क्लीन करेंगे, ड्राई क्लॉथ से भी क्लीन करेंगे, इट विल क्लीन, है ना? राइट। तो जो ये सब चीजें, ये मल्टीनेशनल कंपनीज का मार्केटिंग का सारा गेम है ना? Okay. बहुत सारी जो ब्रांड्स आ गई हैं कंपटीशन के अंदर, कोई नया टेक्निक से निकालता है तो दूसरा उसके कंपटीशन में निकाल देता है। तो आई वुड से कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोर और लेस ऑल ऑफ द टूथपेस्ट आर सेम। जनरल टूथपेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे टूथपेस्ट वो सेम मोर और लेस सब में से नहीं, उसके बाद जो कुछ रहेंगे, उसके बाद किसी ने कुछ करना, नई चीज डाल दी, वो मैं उसको वही बता रहा हूँ, है ना? तो सपोज कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, यू कैन टेक, आंख बंद करिए, जो हाथ में आ गया वो यूज कर लीजिए। मैं तो यही बोल। अब टूथपेस्ट में भी ना अलग कैटेगरीज आ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं जी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट करना है, कुछ एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट अलग से कैटेगरी हो गई है ना। तो एक फिर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आने लग गए हैं, आई वुड नॉट नेम एनीवन, है ना? तो एक ने बना दिया तो सारे कंपटीशन में आ गए। बिल्कुल। तो अगर हम हंसी मजाक की बात करें, मुंह में हवन थोड़ी करना है। सही बात कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का रोल क्या है? हमारा जो टीथ है वो इनेमल से बना हुआ है ना? इनेमल इज इम्परमिएबल, इसके अंदर तो कुछ जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हमें तो सिर्फ इसको क्लीन करना है, सरफेस को। तो एक नॉर्मल ब्रश से भी क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो हमारा ऊपर गम्स है ना, वहां हमें डेफिनेटली कुछ मेडिसिनल इफेक्ट चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हम आयुर्वेदिक टूथ को टीथ क्लीनिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो वो क्लीनिंग में तो कोई खास उसका रोल है नहीं, रादर उनमें फोमिंग एजेंट भी नहीं होता ठीक से ना। ओके। तो हाँ, थोड़ा सा कुछ एक्सटेंट तक वो गम्स में हेल्पफुल होते हैं। गम्स की प्रॉब्लम को थोड़ा सा, अगर किसी को पायरिया है, वो भी अगर किसी को हेल्थ इशू है तो, है ना? ठीक है। रूटीन यूज के लिए दे आर नॉट वेरी गुड। ठीक है। अब आ गई मेडिसिनल टूथपेस्ट। देयर आर मेनी मेडिसिनल टूथपेस्ट अवेलेबल जो कि गम्स की प्रॉब्लम के लिए हैं या फिर सेंसिटिविटी के लिए होते हैं। अब क्या होता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी हुई, किसी डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर पेस्ट सजेस्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा रिलीफ हो गया, अब वो क्या करते हैं, होल ऑफ द लाइफ के लिए वही यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। दिस इज नॉनसेंस। भाई एक तो आपको फीवर हुआ, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दी, आपने क्या किया, डेली पैरासीटामोल खानी शुरू कर दी। व्हाट इज द नीड? सही बात है। मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है। उनमें फोमिंग एजेंट्स वगैरह नहीं होते, उनका रूटीन क्लींजिंग में हेल्पफुल नहीं होते, और वो दे आर एक्सपेंसिव। तो व्हाई आर यू यूजिंग सच एक्सपेंसिव पेस्ट फॉर रूटीन यूज? वो कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। अब एक आपने पूछा व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, है ना? आपने कभी देखा होगा, हम पहले घरों में स्टोन पत्थर बना होता, संगमरमर के पत्थर लगे होते थे, है ना? वो रगड़ाई करते थे, उस पर शाइन आ जाती थी। पर रगड़ाई से होता क्या है, एक लेयर थोड़ी सी उतर जाती है ना? व्हाइटनिंग पेस्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है। उनके अंदर एब्रेसिव होता है, वो थोड़ा सा हर टिथ को वो करता है, मतलब कि ग्राइंड करता है उसे, हर विद एवरी यूज थोड़ी बहुत जो है एब्रेसिव, जो टीथ की लेयर माइक्रोन्स में ही कह लो, वो कम हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट को ना लगातार, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको जो है सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उनका कलर डार्क हो जाता है, वो परमानेंटली डार्क हो जाता है, बिकॉज जो इनेमल की थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके। तो आप सोच रहे होंगे अब कलर ये कैसे हो गया ना, येलो पर व्हाइटनिंग वाले से येलो कैसे हो जाएगा? देखिए क्या होता है कि टीथ के हमारे ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक सबसे अंदर की रेड लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, पल्प बोलते हैं हम उसको। उसके बाद उसका डेंटिन होता है। डेंटिन हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम होता है, उसमें कैपिलरीज की तरह की ट्यूब्स होती हैं, वो येलो कलर का होता है, उसमें परमिएशन होते हैं। फिर उसके ऊपर इनेमल होता है। अब इनेमल को हम डायमंड से कंपेयर करते हैं, ओके, है ना? इट्स इम्परमिएबल। जो हमारा नेचुरल टीथ होते हैं उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेड्स होती हैं, किसी का थोड़ा सा वाइट है, किसी का ग्रे है, थोड़ा सा येलो है, वो डिपेंड करता है कि इनेमल की थिकनेस कैसी है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है, ओके, है ना? जब हम कॉन्टिन्यूसली व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो क्या होगा, विद एवरी यूज, चाहे माइक्रोन्स में या बहुत ज्यादा नैनो में थोड़ी सी लेयर ग्राइंड हो, बट अगर ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत थिकनेस कम हो जाएगी इनेमल की, है ना? वो सिर्फ टूथपेस्ट के साथ नहीं, हमारे हैंड के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि हम हाथ से प्रेशर कितना लगा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो जब बाहर की थिकनेस कम हो जाएगी तो क्या होगा, सेकंड लेयर जो डेंटिन है, वो जो कि येलो कलर की है, डार्क कलर की, वो उसकी थोड़ी ह्यू आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, है ना? तो फिर वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर कलर भी चेंज होता है, कलर भी डार्क होना शुरू। तो कई लोग जैसे पहले क्या होता था, दातुन भी करते थे। जी जी। तो वो इज इट ओके डूइंग दैट, और वो एक अपने हमारे टीथ को हार्म पहुंचा सकती है?
सी देखिए नवीन जी, जब लोग दातुन करते थे वो ऐसा टाइम था जब हमारे पास टूथब्रशेस अवेलेबल नहीं थे, है ना। तो वो क्या करते थे, नीम, नॉर्मली नीम की यूज होती थी आमतौर पे ना। नीम की दातुन को टीथ में बाइट किया, उसके थोड़े से ब्रशल्स से बनाते थे, फिर उससे क्लीन कर लेते थे। हाँ। दिस वाज द प्रोसेस। नीम के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक अलग इशू है। बट फॉर अगर आप क्लींजिंग की बात करें तो क्लींजिंग उससे नहीं हो पाती ठीक से, है ना। इनफैक्ट काफी लोग क्या होता है कि वो गम्स को डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि ब्रशल्स शार्प होती हैं, कोई उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो आई वुड सजेस्ट कि दांतुन नहीं करनी चाहिए, मतलब नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आप ठीक से नहीं करेंगे तो हम कर ले। सो अब एक टॉपिक में बात करें डेंटल इम्प्लांट के ऊपर। जी, तो थोड़ा डिटेल बताइए क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें, कब रिक्वायरमेंट रहती जी। है। हाँ देखिए, डेंटल इम्प्लांट भी एक अपकमिंग मतलब कि लेटेस्ट चीज़ों में से है। अब हम निगलेक्ट की बात करें, अभी आपने इससे बात हुई थी कि सारे लोग क्या करते हैं, जब तक बिल्कुल सीवियर स्टेज पे नहीं होता तब तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहेगा, सर टीथ निकालना पड़ेगा। हाँ। मैं जब छोटा था, हमारे मतलब होम टाउन में प्रैक्टिस में डॉक्टर्स के पास कभी देखता तो क्या प्रैक्टिस होती थी, दांत निकालते थे और निकालने डालने वाला वो प्लेट जो होते हैं आरपीडी, वो लगा देते थे। बस मैक्सिमम काम उनका सारा सुबह से शाम तक यही होता था, दांत निकाला लगा दिया, निकाला और प्लेट लगा दी। जो हम निकालने डालने वाली प्लेट लगाते थे उससे च्यूइंग एफिशिएंसी आती ही नहीं थी, उसको बार बार निकालनी डालनी पड़ती थी। फिर फिक्स की ऑप्शंस आनी शुरू हुई, जिसमें हम क्या करते थे, कोई अगर टीथ मिसिंग है ना, उसके आसपास वाले साथ वाले टीथ को ग्राइंड करके उनकी स्पोर्ट से लगाते हैं, जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। सुना होगा आपने, क्योंकि कॉमन वर्ड्स है ना। बट उसका भी एक हार्म था, क्योंकि आप दो हेल्दी आसपास वाले टीथ को और खराब कर रहे हो, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 years वो भी खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो हम, रिसर्च तो चल ही रही है हर चीज में, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी की नेचुरल जो कैपेसिटी होती है बिल्कुल उसके जैसा ही कुछ ना कुछ बनाएं, जिससे हमारी च्यूइंग एफिशिएंसी भी अच्छी आ जाए, डैमेज भी ना हो। ब्रिज में एक एक्स्ट्रा नुकसान ये भी होता था, जो उसके नीचे की बोन थी ब्रिज के नीचे की, वो नीचे जानी शुरू होती थी, गैप आ जाता था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डोले शोले मतलब बॉडी बन जाती है, जैसे ही छोड़ते हैं फिर श्रिंक हो जाती है। हाँ। यानी कि जो चीज हम यूज नहीं करेंगे वो श्रिंक हो जाएगी। हाँ। तो ऐसे ही जो हमने ब्रिज लगा दिया, उसके नीचे वाली बोन वो यूज नहीं हो रही तो वो श्रिंक हो जाएगी, है ना, ऐसा रहता है। तो इम्प्लांट्स आए इस चीज को करने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे टीथ है, टीथ के हमारे दो पार्ट है, एक माउथ में जो दिख रहा है क्राउन जिसको हम बोलते हैं, एक हाँ। माउथ बोन के अंदर है रूट जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली हमने आर्टिफिशियल रूट बोन के अंदर डाल दी, उसके ऊपर हम स्क्रू की हेल्प से या कैसे क्राउन फिक्स कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस कि इम्प्लांट क्या होता है। बाय नाउ इम्प्लांट इज द बेस्ट आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस। जैसे अब बॉडी है हमारी, प्रोस्थेसिस की बात करें, इट इज अ प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल चीज है माउथ में। अगर किसी का हैंड ब्रेक हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, या उनकी प्रोस्थेसिस लगाते हैं, हार्ट में पेसमेकर्स लगाते हैं, दीज आर ऑल प्रोस्थेसिस। किसी की एफिशिएंसी 30% है, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60। ओके, डेंटल इम्प्लांट इज द ओनली थिंग जो कि आर्टिफिशियल है, पर इसकी एफिशिएंसी मोर देन 90% है। क्या इट इज वेरी क्लोज टू नॉर्मल, जिसमें हम पेशेंट कहते हैं जी हम तो सब च्यू कर रहे हैं, हम सब कुछ च्यू कर पा रहे हैं उसकी, है ना। तो इसमें सब कुछ चू कर सकते लग हैं। रहा है ना इंटरेस्टिंग बात। हाँ, यही सोच रहा हूँ मैं। तो इसमें हम सब च्यू कर पाते तो हैं। इसमें किसी टाइप का कोई पेन या कुछ ऐसा चीज होती है? सी देखिए, जब हमने इम्प्लांट डाला पेशेंट को, है ना, इट इज अ फॉरेन मटेरियल। अब कोई भी बॉडी, फॉरेन बॉडी आप बॉडी में लेके आते हैं तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। ठीक है, जब हमारी मेडिकल रिसर्च होती है तो हमारी जो रिसर्च है इस चीज पे टारगेट करती है कि जो हम कोई भी प्रोस्थेसिस लगाए हैं वो फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट कर ले, वो इनर्ट मटेरियल हो कि बॉडी के अंदर जाकर रिएक्शन ना दे। राइट। ठीक है, बट स्टिल देयर कैन बी सम रिएक्शंस इन फ्यू पेशेंट्स। तो वंस अ फॉरेन बॉडी और इम्प्लांट इज एक्सेप्टेड बाय अ बॉडी, देन इट्स बिकम ए पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, उसके बाद बहुत रेयर होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन और पेन हो। फर्स्ट चांस होता है कि इमिडिएटली आ जाए, कि जब आपने डाला तो वो बॉडी एक्सेप्ट ना करे। कई सारे कारण हो सकते हैं, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, टेक्निकल एरर होगी, बोन वीक है, डॉक्टर की एरर होगी, बहुत सारे कारण होते हैं। एक बार एक्सेप्ट हो गया फिर वो चलता रहता है, उसके बाद फेलियर बहुत कम है, हार्डली 5 to 10%। तो ये जब प्रोसेस होता है काफी पेनफुल रहता है? पेनफुल क्या, देखिए हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इंजेक्टेबल्स जो हमारे आ रहे हैं वो बड़े फाइन रिफाइंड आ रहे हैं, और एक बार हमने अच्छा एनेस्थीसिया ले लिया तो प्रोसेस सारी की सारी स्मूथ है। हाँ ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। आप पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें, देखिए आज की डेट में भी अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेन के थोड़े बहुत चांस होते हैं वो है एक्सट्रैक्शन के बाद, टीथ निकालने के बाद। अच्छा। अदरवाइज जो इम्प्लांट्स हैं
इट इज़ वेरी इनोक्यूअस प्रोसेस की, मतलब साइलेंट सी प्रोसेस है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेन के होगी भी तो माइल्ड सी होती है, जो कि एंटी जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उससे कवर अप हो जाती है। तो अभी अपने बात की टीथ निकालने के बाद पेन होता रहता है कभी बेसिक कुछ पेशेंट्स में हो जाता है। तो टीथ निकालने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं? क्या टीथ को खींच के निकालते हैं, कुछ को लूज करते हैं, क्या कैसे होता है? दी उसमें पहले सबसे पहले तो एनेस्थीसिया दिया जाता है सुन करके, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी टेक्निकल प्रोसेस है कि टीथ को थोड़ा सा मोबिलाइज करते हैं, थोड़ा लूज करके फिर धीरे धीरे निकालते हैं। अगर आप एकदम से पुल करेंगे तो या तो टीथ ब्रेक हो जाएगा, और या फिर अगर बाहर आ भी गए तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, है ना। अगर आप इसको स्लोली थोड़ा सा मोबिलाइज करके निकालते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के चांस कम होते हैं। जो हम पेनलेस डेंटिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करती है ना। कि देखिए कई सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि होते हैं कि आई एम द बॉस, जो मैंने कह दिया दैट्स ऑलराइट, है ना। वो अपनी चलाते हैं, ना कि उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते, या फिर उनका मतलब जो अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते। कुछ होते हैं जो कंसर्न होते हैं कि जी पेशेंट के साथ डिस्कस करके काम करना है हमने। अल्टीमेटली तो पेशेंट कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, ऑफिस से। हमारी हेल्थ साइंसेज का पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे डेंटिस्ट्री हम आर्टिफिशियल टीथ क्यों दे रहे हैं? ताकि अच्छे से च्यू कर पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं। तो करना तो हेल्प पेशेंट की है ना। हाँ ऑब्वियस है। तो वो जब उसकी डिस्कशन से होगा, उसकी कोऑपरेशन से होगा, आधा कंफर्ट तो उससे ही आ जाता है। जब पेशेंट और डॉक्टर की रैपट बन गई आपस में तो आधा पेन तो वैसे ही खत्म होता है, हाँ, है ये तो ना। है। उसके बाद प्रोसीजर हो गई, वो भी आपने पेनलेस कर दी, तो इट बिकम्स मोर और लेस पेनलेस, है ना। तो सर, तो जब ये ट्रीटमेंट, जैसे मान लो कि किसी का दांत निकाला या रूट कनाल का ट्रीटमेंट किया हमने, जी। तो इन सब के बाद डॉक्टर नॉर्मली प्रेस्क्राइब करता है कि यार आइसक्रीम खाना है, ठंडा खाना है, कुछ चीज़, तो उसका क्या रहता है? सर देखिए ऐसा नहीं होता, रूट कैनाल के बाद तो यूजुअली नहीं प्रिस्क्राइब होती। आइसक्रीम तो लोगों ने अपनी मर्जी से शुरू कर दी है। ओके। बेसिकली क्या होता है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, या पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई कट लगता है, हीलिंग की एक प्रोसेस होती है, वो बॉडी के सारी बॉडी में सेम होती है। इनिशियली ब्लड क्लॉट बनता है, खून आके जमना शुरू होता है, ठीक है। अब जो वो ब्लड क्लॉट बना है उसका स्टेबलाइज होना जरूरी है, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना किसी भी कारण से। तो जो कोल्ड होता है ना, ठंडी चीजें, उससे ब्लड क्लॉट स्टेबलाइज हो जाता है। अगर आप कुछ गर्म लेंगे, स्पिट करेंगे, रिंस करेंगे तो ब्लड क्लॉट डिस्लॉज हो जाए। तो हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट डे आपने 24 आवर्स तक ठंडा और नरम खाना है। अब उस ठंडे में ठंडा जूस पी सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, ठंडी आइसक्रीम खा सकते हैं। ओके। उसमें भी दिक्कत है, जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है 1-1.5 घंटे बाद जाता है, तो उस दौरान तक नहीं खानी चाहिए, कट लग सकता है ना। ओके ठीक है। तो सर नॉर्मली कहा जाता है कि सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, जी। तो डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? इसमें ऐड तो नहीं, अच्छी बात है अगर 2 टाइम कर लें, लेकिन काफी लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आके ये भी मैक्सिमम लोग पूछते नहीं हैं, कर पाते। हाँ नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ जो लोग नहीं करते हैं। हाँ देखिए, आइडली जो हमारा शुरू से आया हुआ है, हम लोग सनातनी हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने आप को खुद से नहाएं धोएं, फ्रेश करें, फिर भगवान की पूजा करें। हाँ। तो इसलिए सुबह टीथ क्लीनिंग की प्रोसेस आई थी, हाँ, है ना। तो इसलिए हम लोग सुबह सारे करते हैं, कर लें तो बेस्ट है। और अगर आप साइंटिफिकली की बात करें तो, और 2 में से एक ही बार ब्रश करने की बात करें तो रात का ब्रश ज्यादा बेटर होता है। Okay. अब आप कहेंगे क्यों, है ना। हाँ, आपके मन में उत्सुकता तो है। चलिए कोई बात नहीं। जब हम सुबह उठते हैं, ब्रश कर लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। जब हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है तो टीथ ऑटोमेटिकली क्लीन होते रहते हैं, जैसे हमारी टंग की भी मूवमेंट है, सलाइवा की भी मूवमेंट है, ठीक है। जबकि रात को ऐसा नहीं होता। रात को जब हमने कुछ भी खाया पिया उसके बाद हम सो गए, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, ठीक है। हम मानते हैं कि 6 घंटे सो रहे हैं, ठीक है। तो 6 घंटे वो बैक्टीरियाज को अनइंटरप्टेड मिल गए कि उनको अपना काम करने के लिए टाइम मिल गया। वो जो मर्जी कर सकते हैं, कोई सेल्फ क्लींजिंग एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ बैक्टीरिया फ्रीली काम करते हैं। तो इसलिए साइंटिफिकली हमें अगर ब्रश करना है तो रात को करना चाहिए। रात को करना चाहिए, हाँ। सुबह मर्जी है। सुबह मर्जी है साइंटिफिकली, पर रिलीजियसली सुबह भी कर ले, तो दोनों कर ले तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है ना। तो ये बात, ये इंटरेस्टिंग है सर। रात का जरूरी है। हाँ, रात का जरूरी है। बिफोर गोइंग टू बेड डोंट ईट एनीथिंग, है ना, आफ्टर ब्रशिंग। एक चीज रहती है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी के केस में, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा एक मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है यहाँ पे
कि जब कोई प्रेग्नेंट है तो उस टाइम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए. जी. देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस, आई विल नॉट से गुड अमाउंट, बट देयर इज अ रिस्क हम्म. ऑफ मिसकैरेज और अदर कॉम्प्लिकेशंस. ओके. सो अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताना. जी जी जी. देखिए ये सब ना मिसकंसेप्शंस हैं, है ना, कि मिसकैरेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से क्या होता है, गम्स की स्वेलिंग, सोलन होने के चांस बढ़ जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, मतलब गम्स की इन्फ्लामेशन हो रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी. इसलिए बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्थ चेकअप और डेंटल चेकअप कंपलसरी होता है. ठीक है. आइडली स्पीकिंग कोई भी डेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि हमें आने वाले 6 महीने में या साल में दिक्कत दे सकते हैं, वो हमें प्रेगनेंसी से पहले ठीक करवा लेने चाहिए. अच्छा. ठीक है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी स्केलिंग वगैरह करवा लेनी चाहिए. अब बात है कि कंप्लीट डेंटल ट्रीटमेंट्स लाइक रूट कैनाल्स, एक्सट्रैक्शंस, या फिर बिकॉज हमें कोई ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी. तो जो आपका डाउट था मिसकैरेज हो जाएगा ऐसा. देखिए यूजली प्रेगनेंसी 9 मंथ ड्यूरेशन की होती है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 1 to 3 months, फिर 3 to 6 months, 6 to 9 months. 6 to 9 months. ठीक है. इन 9 मंथ्स में ना बॉडी में कुछ प्रोसेस हो रही होती है, जैसे पहले फीटस से बनना शुरू हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, ऐसे मतलब फेजेस होते हैं. ओके. तो देयर आर सर्टेन फेजेस जहाँ पे कुछ भी करना हार्मफुल हो सकता है. बेसिकली डेंटल ट्रीटमेंट से कोई हार्म नहीं होता. ओके. जो हार्म का रिस्क है वो मेडिसिन से होता है, बिकॉज हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी. अच्छा, जो मेडिसिन उस ड्यू प्रोसेस के ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन में जो आप प्रिस्क्राइब करोगे वो हार्म कर सकती है. प्रोसीजर इज नॉट हार्मफुल एट ऑल. ओके. प्रोसीजर तो आप कोई भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड इसलिए नहीं क्योंकि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी. ऑब्वियस है. ठीक है. सेकंड जो होता है कि पोस्चर, जो लेडीज का पोस्चर होता है कि चेयर पे, वो होता है. थर्ड होता है एक्सरे, क्योंकि हमें डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कई बार एक्सरे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक्सरे प्रोटेक्शन करना चाहिए बेबी का ना, लेड एप्रन वगैरह देते हैं. तो फिर भी अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट वन, 3 to 6 months सॉरी. उस दौरान में हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, यूजली पेशेंट का जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई पेशेंट की स्टेबल कंडीशन है या क्या नहीं है. ओके. ठीक है. उसके बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी आपने देखा होगा कि मोस्टली हमारे घरों में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि पहले ये मिथ थी कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रश करेंगे तो टीथ लूज हो जाएंगे. राइट. तो इसलिए काफी सारे घरों में 1 महीने तक या 15 दिन तक या 20 दिन तक ब्रशिंग ही नहीं करने दी जाती. नहीं करते, मेरे घर में भी नहीं करते. सबके साथ है ना, इट्स अ कॉमन प्रचलन, जबकि गलत है. ओके. है ना. बल्कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उससे गम स्वेल हो रहे हैं, ऊपर से आपने ब्रशिंग नहीं करनी दी. तो इन आवर प्रैक्टिस वी हैव सीन लोट ऑफ पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी के बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, और उनके बिफोर प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी परफेक्ट हाइजीन थी, परफेक्ट टीथ थे. अब 6 कैविटीज लेके आ रहे हैं, 8 कैविटीज लेके आ रहे हैं, पायरिया लेके आ रहे हैं. बिकॉज क्यों? आपने ब्रशिंग नहीं करने दी. क्योंकि ये मिथ बनी हुई है कि ब्रशिंग से टीथ लूज हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता. प्रेगनेंसी के बाद क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है. अपना ब्रशिंग मेंटेन रखें. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द फीमेल्स. बल्कि हम लोग अपने हॉस्पिटल में जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है उनके साथ ये चीज़ डिस्कस भी करते हैं और सारे पेशेंट्स को मतलब समझाते भी हैं कि आपने मेंटेन करनी है. इवन उनके मदर इन लॉज को भी गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करना. ओके. ठीक है. सेकेंडली क्या होता है कि अब बात है कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई, उसके बाद बेबी हो गया, मदर का सारा ध्यान बेबी की तरफ, हाँ, अपनी तरफ है ही नहीं. अपनी केयर फिर निगलेक्ट हो जाती है. ऐसा ना करें. अब तीसरी बात, उस दौरान में सपोज ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उस दौरान में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, करें कि ना करें. अगेन सारी बात वही हो गई कि जो हमारी प्रोसेस है वो सारी सेफ होती है, बट जो हमारी केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उसकी वजह से इशू होता है कि वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को या मतलब मिल्क फीड के थ्रू बच्चे के अंदर चला जाए. हाँ, है ना. तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज हमें कुछ प्रोसीजर करना ही पड़ जाए या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही करना पड़ जाए, व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि पहले फीडिंग करा लें, उसके बाद मेडिसिन खा लें, ताकि बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट फीडिंग, लेट्स से 4 घंटे बाद फीडिंग करानी है, 5 या 6 घंटे बाद करें, तब तक वो वॉश आउट हो जाएगी मेडिसिन. है ना. तो उससे बच्चे के अंदर जाने की रिस्क कम. दैट इज इंटरेस्टिंग. है ना.
तो ये Normally सब चीजें ये जो है समझा ना था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, एग्जैक्टली आपको बुक्स में कहीं नहीं लिखा मिलेगा ये। क्योंकि अभी यही कहा जाता है कि अब जब आपने कोई मेडिसिन ले ली है जी तो थ्रू आउट द डे आपके बॉडी में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, हर एक मेडिसिन की ना अलग अलग हाफ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ जैसे अलग चीज होती है कि काउंटर पे पड़ी है, मेडिसिन शॉप में पड़ी है तो कितना टाइम चलेगी, और बॉडी में से कितने टाइम में वॉश आउट होगी, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, तो वो अलग अलग होती है। जो हमारी डेंटिस्ट्री में दवाइयाँ होती है उनकी 4-5 घंटे की या 6 घंटे या 7 घंटे की होती है हाफ लाइफ। जैसे कि एंटीबायोटिक है, मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब्ड इज एमोक्सिसिलिन, तो वो दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, ओके तो वो 4-6 घंटे में क्लियर हो जाती है ना। तो ठीक बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आई वुड रिकमेंड टू ऑल द यूर ऑडियंस या जो भी आप इसको सुन रहे हैं, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज बेटर कि बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी अपना एक थोरो डेंटल एग्जामिनेशन करवाएं, और कोई भी ऐसा हेल्थ इशू, डेंटिस्ट्री का डेंटल हेल्थ इशू है जो कि हमें आने वाले इवन 1-1.5 साल में भी ट्रबल देगा, तो उसको सोल्व करा लें। ओके वैसे तो सारे इश्यूज सोल्व करा लेने चाहिए, बट एटलीस्ट वैसा इशू जरूर सोल्व करा लें ताकि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना ना आए। आए। हाँ राइट है ना? ये बहुत अच्छी एडवाइस है हाँ, आपकी। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली क्या था, एवरीथिंग इज प्लान्ड। जी, आजकल तो सारा कुछ प्लान है। हाँ, तो वी कैन कंट्रोल दिस। इवन लोग एस्ट्रोलॉजी देख के डे प्लान करते हैं कि किस दिन डिलीवरी करनी है। तो सही ये तो बात सब अब जब इतना सब चीजें देख रहे हैं तो अपनी हेल्थ भी देख रहे हैं। आपके पास ऐसा भी कोई केस आया कि वे एस्ट्रोलॉजी देख के दांत निकालना है उसी दिन जाएंगे? आते हैं सही। एस्ट्रोलॉजी इज अपकमिंग ब्रांच सर। अब जब से मतलब लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, तो सारे लोग अब देखिए हर किसी को प्रोफेशनल नहीं बनना, अपने लिए सीखने के लिए भी लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, ये बात सही है। ठीक है ना, इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट है तो वो देख के आते हैं हम। क्योंकि देखो मरकरी, थोड़ा सा हमें भी इस चीज की है कि मरकरी को देख के आते हैं कि मरकरी की सिचुएशन कैसी है। मरकरी इज रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। मरकरी जो बुध है वो डेंटल से रिलेटेड होता है। सर, इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो नॉर्मली ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है? कि ये सुना है कि इसमें टाइम लंबा लगता है इसमें। जी, देखिए जब इम्प्लांट्स हमारे शुरू हुए थे तो इनिशियली तो 6-8 मंथ्स लग रहे थे, है ना, तो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो गया। जैसे हम इम्प्लांट किसी को प्लेस करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड देते हैं। उस दौरान में जो हमारा इम्प्लांट है वो बॉडी का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्टियो इंटीग्रेशन, बोन का इम्प्लांट के साथ फिक्स होना। उसके बाद हम उसके ऊपर क्राउन टीथ लगा देते हैं। बट अब हमारी जो सबकी लाइफ है बड़ी फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो सारे चाहते हैं क्विक फिक्स हो जाए, तो देर आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जिसमें हम इमीडिएट फिक्सेशन भी कर देते हैं, जिसमें हम विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स जो है इम्प्लांट को फिक्स करके क्राउन दे देते हैं। तो वो चेंजेस हो रहे हैं। सो ये टेक्निक जो क्विकर करने की प्रोसेस को, जी, सो इसका मतलब देयर विल बी डिफरेंस इन द कॉस्ट आल्सो। कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मेनली तो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। तो जैसे पहले क्या होता था, जो हील्ड बोन है, हील्ड बोन का मतलब क्या, सपोज किसी का टीथ डैमेज है, हमने उस टीथ को निकालना है, फिर उसके अंदर इम्प्लांट डालना है। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, नॉर्मली टीथ को हमने निकाला, देन वी विल वेट फॉर 3 months फॉर द हीलिंग प्रोसेस ऑफ दैट टीथ स्पेस, देन वी विल प्लेस इम्प्लांट, देन वी विल वेट फॉर अनदर 3 months, फिर क्राउन लगाएंगे, तो 6-7 मंथ का प्रोसेस हो जाता था। हाँ हाँ, फिर टेक्नोलॉजी आई कि भी किसी तरीके से जब हमने टीथ निकाला साथ के साथ इम्प्लांट डाल दें, अच्छा, उसको इमीडिएट प्लेसमेंट कह रहे थे। बट 3 महीने फिर भी हमने क्राउन लगाने के लिए वेट करनी पड़ रही थी, है ना। अब इस सिचुएशन में हर केस में हम इमीडिएटली इम्प्लांट नहीं डाल सकते। कई बार बोन बिल्कुल ही डैमेज होती है या मिल नहीं पाती है, मतलब इन्फेक्शन काफी होता है। हम पेशेंट को पहले बताते हैं कि कोशिश करेंगे कि आपका बेस्ड ऑन एक्सरे इनिशियल एग्जामिनेशन अगर चांस होता है तो ये कर देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या हो गया कि एक हमारी जो बोन है उसके डिफरेंट 2 पार्ट्स हैं। एक सॉफ्ट बोन होती है, अंदर कैंसलस बोन बोलते हैं, एक हार्ड बोन होती है। जो कैंसलस बोन में डलते हैं वो डिलेड लोडिंग होता है। डिलेड लोडिंग मतलब 3 महीने के बाद। और दूसरे आ गई इमीडिएट लोडिंग, जो कि हम जो हार्ड बोन होती है जिसको हम कोर्टिकल बोन बोलते हैं, जिसको हम बेजल इम्प्लांट्स या बायोकोर्टिकल इम्प्लांट्स बोलते हैं, ओके, वो हार्ड बोन में ग्रिप करते हैं, ठीक है। तो वो उसका प्लेसमेंट का तरीका डिफरेंट होता है, तो कॉस्ट में भी थोड़ा वेरिएशन होता है। बट वो डिपेंड करता है केस टू केस, कि केस टू केस डिपेंड करता हाँ, है। जी। बट व्हाट डू यू प्रेफर कि किस ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए हमें? सी ऑल ऑप्शंस आर सक्सेसफुल। हम पेशेंट की पहले तो बोन प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, है ना। हर एक के प्लस माइनस हैं। जो हमारा कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं उसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स कम लगते हैं, ठीक है। एक बार इंटीग्रेट हो जाते तो हिलते नहीं आसानी से, पर उसमें हमें फिर सर्जिकल प्रोसेस में बोन पे ब्लड में कट मारना पड़ता है, सूचरिंग वगैरह होती है। जो बेजल है उसमें कट नहीं देना पड़ता, ब्लड लेस कट लेस होते हैं वो, है ना।
तो वो हम पेशेंट की टाइम की फ्रेम की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट का फैक्टर देख के, बोन की अवेलेबिलिटी कितने ही मतलब साइज ऑफ बोन है वैल्यू, तो उसके बेस पे इवेल्युएट करके कंप्लीट मतलब ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, अल्टरनेट्स प्लान करते हैं, वो पेशेंट को समझा देते हैं कि भाई आपके केस में ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसे कोई एनआरआईज पेशेंट आते हैं, वो सपोज 1 वीक के लिए आए, हाँ है ना, तो वहाँ तो अब 3 मंथ्स वाला काम ही नहीं नहीं। करेगा, ऑप्शन इसी नहीं है ना, बिल्कुल तो अब उनसे 3 मंथ का डिस्कस करना ही मतलब समझदारी नहीं होगी, सही बात तो है। वहाँ पे फिर 1 मंथ वाली कुल मिला के ये चीज डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक हम कहते हैं पेशेंट की पॉकेट पे, एंड दूसरा उसकी हेल्थ के ऊपर। सारा कुछ है, मतलब हेल्थ की कह सकते हैं, या फिर जो बोन की अवेलेबिलिटी हमारी जो है, हाँ है ना। अब देर आर सर्टेन केसेस, जैसे अब हम बताएं बेजल इम्प्लांट्स की बात करें, ये नई अपकमिंग फील्ड है, मतलब जिसमें हम इमीडिएटली इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं, साथ के साथ क्राउन टीथ दे देते हैं। ओके ठीक है, हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक बार सारे टीथ निकल गए तो विद टाइम ना बोन का साइज छोटा छोटा होता रहता है, श्रिंक होता रहता है, अच्छा और एक इतना साइज रह जाता है कि उसमें इम्प्लांट डलने लायक नहीं बचते। ओके तो अब कई पेशेंट आते हैं ऐसे कि भाई हमारा कुछ कर दो। अब जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स थे जो पहले से चले आ रहे थे, उन पेशेंट्स में हो ही नहीं सकते थे, ना इम्प्लांट्स हो सकता, ना डेंचर स्टे करेगा, बिल्कुल बोन थिन रह गई। अब जब से वो बेजल इम्प्लांट आए, वो तो उन लोगों के लिए एक बोन बन के आया, आशीर्वाद बन गया उनका, बिल्कुल उनका, बिकॉज उनमें ऐसी पतली थिन से थिन बोन में भी बेजल इम्प्लांट डल जाते हैं, और उनको जहाँ तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब 3 दिन में उनको परमानेंट टीथ मिल रहे हैं, सही वो भी बात फिक्स टीथ, वो पेनलेसली, है ना। तो वो सारी चीजें ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन की जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को आना पड़ता है या इम्प्लांट के लिए लोगों को जाना पड़ता है? बेसिक क्या रीजन? निग्लेक्ट, वही निग्लेक्ट ही है। देखो, जो हमारा टीथ है जब पैदा हुए या टीथ मुंह में आया, वो तो हेल्दी था ना, हाँ हाँ उसके बाद कैविटी बनी, वो भी निग्लेक्ट है, कैविटी को ट्रीट नहीं कराया, वो निग्लेक्ट है, वो बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे आ गई रूट कैनाल। रूट कैनाल बेसिकली क्यों नीड पड़ती है? हमारे टीथ की मैं अभी डिस्कस किया, 3 लेयर्स हैं, इनेमल, डेंटिन जो है, और 3rd लेयर पल्प, है ना। जब तक हमारी कैविटी इनेमल या डेंटिन तक रहती है, तब तक फिलिंग से काम चल जाता है, ठीक। जहाँ वो पल्प के काफी क्लोज आ गई या पल्प में चली गई, तो वहाँ रूट कैनाल। रूट कैनाल क्या है? रूट कैनाल यानी कि जो जड़ें होती हैं टीथ की, उसकी ट्रीटमेंट है, यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड करके जड़ों तक चला गया, हाँ उनको हमने क्लीन करना है। अब या तो ये थ्रू कैविटी हो सकता है या थ्रू ट्रॉमा हो सकता है, मतलब ट्रॉमा से भी हो जाता है। कई लोगों को चोट लग गई, डायरेक्ट इंजरी हो गई, या फिर नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, उसमें भी ट्रॉमा हो जाता है, वहाँ पे भी रूट कैनालिंग करनी पड़ जाती है। ओके नाइट ग्राइंडिंग से ना, उस तरीके के केसेस में इनफैक्ट हमें कई बार पेशेंट को लगता रहता है मेरा टीथ तो बिल्कुल हेल्दी था, कोई कैविटी नहीं है, फिर क्यों करनी पड़ रही है, बट वो ट्रॉमा से हो रहा है ना। ओके तो जहाँ पे पल्प तक पहुंच गया वहाँ रूट कैनाल। सर एक मतलब मिथ कह सकते हैं हम इस बात को, या मतलब लोगों के अंदर थोड़ा सा एक है अंडरस्टैंडिंग टाइप की भी, कि अगर हमारे जो माउथ की हाइजीन है वो नहीं रहती है प्रॉपर, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, दैट मे लीड टू हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर। क्या ये सच है? सर अब देखिए, इसमें आपको मैं ये टोटली 100% मिथ तो नहीं कहूँगा आपको। अगर हम बात करें कैंसर की, ठीक है, कैंसर तो पूरा ओरल हाइजीन से नहीं होता, ओके बट हाँ, जैसे सपोज किसी को ओरल कैंसर हो गया और उसने हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं की, इट विल एग्रावेट द कंडीशन। ओके इट विल एग्रावेट द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो पहले से है ना। जो हार्ट अटैक है, देर आर डेफिनेटली चांस ऑफ हार्ट अटैक ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन, बिकॉज देर आर न्यूमरस स्टडीज नाउ जो कि रिलेट करती हैं कि पेशेंट्स को अगर पुअर हाइजीन है, मतलब कि पायरिया की प्रॉब्लम्स है, गम्स प्रॉब्लम्स है, तो हार्ट अटैक के रिस्क जो है काफ़ी हाई होते हैं। ओके और इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो कॉस्टिव ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वो हार्ट अटैक के और इसके पायरिया के सेम होते हैं। ओके ठीक है। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ देखिए बेसिकली इंसुलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। तो पुअर ओरल हाइजीन से तो नहीं कह सकते, पुअर ओरल हैबिट्स, पुअर डाइटिंग हैबिट्स से जरूर कह सकते हैं कि आप जो खाई जा रहे हैं। हाँ, हाइजीन तो चलो एक अलग चीज़ है, डायबिटीज़ उससे नहीं होती। अगर आपकी पुअर डाइटिंग हैबिट्स हैं उससे हो सकती है। मुंह का यूज आपने खाने के लिए हाँ, कुछ भी चीजों के लिए किया, हाँ, तब हो सकता तब हो सकती है ना। ठीक है। हाँ हाँ। That is तो good. बट हाँ, कैंसर के मतलब हार्ट अटैक के डेफिनेटली रिस्क है, और इसलिए जो स्केलिंग की इंपॉर्टेंस है वो बहुत हाई है, हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, गम्स पे जब डिपॉजिट आते हैं टीथ पे, तो पेन नहीं होती,
और हमारे यहाँ तो ड्राइविंग फोर्स पेन है, पेन यहाँ हो नहीं रही है। टीथ पे क्या होता है, डिपॉजिट्स हुए और धीरे धीरे गम्स नीचे जाने शुरू हुए और टीथ हिलना शुरू हो जाते हैं। हम निग्लेक्ट करते रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो टीथ को ऐसे हाथ में लेके आते हैं कि जी ये हिलते हिलते हाथ में आ गए। क्या बात है। निग्लेक्ट है। सो डायबिटीज के कारण तो टीथ वीक हो जाते हैं ना? हाँ सर, डायबिटीज जो है, देखिए डायबिटीज क्या है, मतलब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाना है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, चलती हुई मशीन में शुगर चीनी फेंक के देखिए, वो मशीन बंद हो जाएगी, है ना। तो आप का जब शुगर का लेवल बॉडी में जब इतना हाई जा रहा है तो हमारी जो बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं जो है वो अल्टीमेटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा जो टीथ है उसको तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी हमारी जो डायबिटीज है, बट जो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लाइक गम्स, बोन, उसको इफेक्ट करेगी, है ना। हीलिंग नहीं होती ठीक से ओके डायबिटीज एक्सेस होने से। तो इवन जब हमें कोई प्रोसीजर करना पड़ता है तो हम पेशेंट्स का डायबिटीज स्टेटस और ब्लड प्रेशर स्टेटस चेक करते हैं, उसके बिना करते नहीं। सर कौन सा ब्रश ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर ब्रश टीथ क्लीन करने में हार्ड ब्रश होते हैं आजकल, कुछ आते हैं बड़े सॉफ्ट आते हैं जी, तो डिफरेंट के ब्रश हैं, बट एज ए स्पेशलिस्ट जी आप प्रेफर कर सकते हैं कौन सा बेटर है? देखिए पता क्या है, अपने इंडिया में क्या दिक्कत है, जब तक पेशेंट ना रगड़ के नहीं रगड़े तब तक फील नहीं आती। सही बात है। और जब तक वो फील नहीं आती उनको लगता है यार साफ तो हुआ नहीं, मजा तो आया नहीं। हाँ, बट दिस प्रोसेस इज वेरी हार्मफुल। अब सबसे पहली बात, हार्ड ब्रश तो लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ब्रश तो होना चाहिए सॉफ्ट, ठीक है, हद से हद मीडियम उसका। बट इज दैट सफिशिएंट? हाथ तो हमारा ही है। अब हमने सॉफ्ट ब्रश लेके भी हाथ से पूरा प्रेशर लगा के रखा, फिर क्या करेंगे? ये बात भी ठीक है। तो हम जब डेली ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो डेली जो फूड पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं या फिर हम 2 बार इवन 1 बार भी ब्रश कर रहे हैं तो हम डेली की डेली इजीली क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉफ्ट ब्रश के साथ, हल्के हाथ के प्रेशर के साथ हम इजीली क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। हार्ड ब्रश लेना ही नहीं है, हाथ का प्रेशर भी लाइट रखना है, हमने टीथ को क्लीन करना है, मांजना नहीं। मांजना समझते ना आप, जैसे पहले बर्तन को रगड़ रगड़ के घसीट के कढ़ाइयों को करते थे, तवे को कढ़ाई वो फील नहीं लेनी है ना, सही बिकॉज दैट्स इज वेरी हार्मफुल। कई बार हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी आते हैं, ओल्ड एज के भी आते हैं, जिनके टीथ ऊपर से पूरे हेल्दी होते हैं पर गम्स के पास वाले एरिया से कट गए होते हैं, है ना, सडनली टूटना शुरू हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो जाती है, हमें रूट कैनाल्स तक करनी पड़ जाती है। तो बिकॉज दैट इज ड्यू टू हार्ड ब्रशिंग या फिर हैंड प्रेशर बहुत हार्ड रहता है। कितनी देर ब्रश करें जो लगता है कि मतलब बेस्ट है इतनी देर करना तो बहुत है, क्योंकि आजकल ये होता है कि 5 मिनट से ब्रश किया टीथ क्लीन नहीं है। नहीं सर, अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करते हैं, अच्छी टेक्निक लगाते हैं तो आई थिंक मोर देन 1 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। हद से हद 1.5 मिनट पकड़ लो, दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है ना, जब आप डेली कर रहे हैं, हाँ ये प्लान आपका 3-4 दिन में एक बार करना है फिर तो चलो लगा लो टाइम, है ना। जब डेली कर रहे हैं तो दिस मच टाइम इज सफिशिएंट, सही, बिकॉज हमें एक फुल माउथ में एक बार से ब्रश घुमाना है ठीक से। इस सेक्शन में हम कुछ बात करते हैं डिफरेंट मिथ्स रिलेटेड टू द डेंटल हाइजीन, द प्रोसेसेस, द ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी चीजें। सो आपके पास किस टाइप के लोग, मतलब जो लोग आते हैं तो उनके क्या क्या मिथ्स होते हैं? सर ये तो आपने बड़ा ही, मिथ्स की तो लिमिट ही नहीं है सर अपने यहाँ, इंडिया है तो होंगे। हाँ, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी मिथ्स लेके आते हैं लोग कि पूछिए मत। ओके, तो देखिए अगर हम सारी मिथ्स देखने बैठे फिर तो बात ही नहीं बननी। जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम, सबसे कॉमन मिथ्स हैं वो ये है, देखो जैसे किसी का एक्सट्रैक्शन होना है तो पेशेंट कहते हैं जी आप जैसे दांत निकालोगे मेरी तो आँख खराब हो जाएगी। है? मतलब कहते हैं क्योंकि ऊपर वाले टीथ हैं, आइज के पास है, आँख खराब हो जाएगी। क्या बात कर दी? तो ये बड़ी कॉमन, मतलब वेरी कॉमन मिथ है ना। ओके। तो काफी पेशेंट आते हैं जी आप दांत निकालोगे, हम डेंचर लगाएंगे, ब्रिज लगाएंगे, इससे कैंसर हो जाएगा। अच्छा। देखिए क्या हुआ, अगर हम देखें तो पहली बात तो हमारे पूरी बॉडी का सिस्टम मतलब इंटरलिंक तो है, बट डेंटिशन अलग है, आइज की नर्व्स अलग है, उसकी स्ट्रक्चर अलग है, तो उससे कोई लिंक नहीं है। किसी कोई भी आज तक टीथ एक्सट्रैक्शन से ब्लाइंड नहीं हुआ है, तो इट्स ए टोटल मिथ है ना। ओके। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, कुछ रिमोट एरियाज में, पेरिफ्रीज में, देयर क्वैक्स, दे आर फिलिंग अप द स्पेस फॉर द डेंटिस्ट, है ना। वो लोग क्या करते हैं, माउथ के अंदर ही कोल्ड क्योर एक मटेरियल होता है जिसके हाथ आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं, जो निकालने डालने वाले, वो माउथ के अंदर ही बना के फिक्स कर देते हैं। दैट इज ए हार्मफुल केमिकल। तो उस केमिकल के साथ कुछ केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। ओके, ठीक है सर। सेकेंडली जो रिमूवेबल टीथ है उस दैट इज मींट फॉर द
वो ना हमें डेली रिमूव करना जरूरी है। अगर हम उसको फिक्स कर दें तो वो हार्म करेगा। सपोज आप एक शर्ट है, कपड़े हैं, हम अपनी बॉडी पे डेली पहन के रखें, ना ही ना यही ना तक ऐसे पहन के, तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। सेम वे वो जो हमारा टीथ लगा हुआ है जो इस तरीके से फिक्स किया हुआ है वो हार्मफुल होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी मिथ्स हैं। सपोज हमने अभी आज ब्रेसिस का डिस्कस किया, ब्रेसिस से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स आती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी मिथ तो यही आती है कि ब्रेसिस तो बहुत पेनफुल है, हम तो लगा ही नहीं सकते। हमारी प्रैक्टिस में 6 साल से लेकर 8 साल से लेकर 60 साल तक के लोग हैं जिनको ब्रेसिस लगी हुई है ना। ओके। तो टोटली पेन मोर ऑफ लेस टोटली पेनलेस प्रोसेस है। फिर एक मिथ रहती है कि जी ब्रेसिस के लिए तो दांत निकालने पड़ेंगे, है ना। तो उस केस में क्या होता है नवीन जी कि जो हमारे कुछ केसेस होते हैं, केस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। हर केस यूनिक है, हर एक हमारा जो पैटर्न है सबका यूनिक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में टीथ निकालने पड़ेंगे, तो केस टू केस वेरी करते हैं। कुछ केसेस में नीड होती है, कुछ में नहीं होती है ना। फिर एक ये भी आती है मिथ्स कि हमारा जो ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करवा ली या ब्रेसिस लगवा ली तो हमारा जनरल लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, कुछ और नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस नाउ, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप रूटीन में सारे काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, रूटीन है, रूटीन में हो जाएगा। हाँ। फिर एक और बड़ी मिथ आती है एज से रिलेटेड। ओके। सबको यही लगता है कि जो और ब्रेसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों में किया जा सकता है ना। हाँ। ये सबसे बड़ी कॉमन मिथ आती है कि ये तो सब बच्चों के लिए होता है। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि कोई स्पेसिफिक एज है या किसी भी के लिए हो सकता है? देखिए हमने स्पेसिफिकली अपने वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है ब्रेसिस फॉर ऑल एजेस, ठीक है। मैंने बताया भी हमारे पास 8 से लेके 60 साल तक के लोग हैं जो ब्रेसिस लगवा रखे हैं, ठीक है। ब्रेसिस के लिए ओनली क्राइटेरिया क्या है, हेल्दी डेंटिशन होना चाहिए, मतलब गम्स हेल्दी होने चाहिए जिसके अंदर हमने मूव करना है। ओके, है ना। मान लो एक सड़क पक्की है, उस पर आप चल सकते हो। एक कच्चा मड्डी रास्ता है या कुछ है तो उस पर आपको चलने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। सेम वही है, अगर गम्स आपके हेल्दी है ना, तो उसमें टीथ मूव हो सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी एज हो, है ना। ओके। तो जो हमारे पास काफ़ी एडल्ट पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं सर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बचपन में हमारे पास फाइनेंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं तो कि भाई लग सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बढ़ रही है, इट्स ऑन द राइज। ओके। पहले क्या था, लोगों के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे अब लोग पढ़ रहे हैं अच्छा, और टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, तो हमारी जो डेंटिस्ट्री है वो भी कॉस्मेटिक ड्रिवन आ गई, और ब्रेसिस इज एट द सेंटर ऑफ दैट कॉस्मेटिक ड्रिवन डेंटिस्ट्री। तो एडल्ट्स मोर एडल्ट्स आर नाउ सीकिंग फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो इसलिए इसमें एज रेंज तो कोई है ही नहीं। ओके, ठीक है। एक मिथ और होती है कि भाई जब तक मिल्क टीथ हैं तब तक ब्रेसेस नहीं लग सकती, है ना। तो काफी लोग, इवन जो ग्रेजुएट डेंटिस्ट है वो भी पेशेंट्स को मिसगाइड करते हैं जी 13 साल के बाद आना। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ओके। तो ये आती है कि सबसे पहले डॉक्टर कब विजिट करें। अब एज ए जनरल डेंटिस्ट आपको बच्चे को जब पहले मतलब जैसे ही टीथ आने शुरू होते हैं तभी विजिट करना शुरू कर देना चाहिए। ओके। और फर्स्ट मोलर जब आता है 6 ईयर्स की एज पे तब होना चाहिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, ब्रेसिस स्पेशलिस्ट के पास। हमारी जो वो है बोट, मतलब जो टीथ हैं इसके 2 पार्ट हैं, एक तो टीथ, एक बोन्स, हड्डी। जो टीथ की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बिगड़ी है वो तो हम किसी भी एज पे ठीक कर देते हैं, ठीक है। 8 साल से 60 साल तक जब मर्जी, 60 तो मैंने एक रेफरेंस दे दिया, 65 भी होगा तब भी होगा, ठीक है। हेल्दी डेंटिशन होना चाहिए, है ना। तो जो है जो की पार्ट, जो हमारा रिलेटेड होता है ग्रोथ से हमारी, है ना। तो हमारी ग्रोथ का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो एक पर्टिकुलर एज में हम ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं जो ग्रोथ को हैम्पर कर रहा, ताकि उसको हटा दें। जैसे हमने हैबिट्स की बात की थी, थंब सकिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या फिर टीथ क्राउडेड हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं, क्रॉस बाइट्स हैं, तो वो हमें उस वक्त करेक्ट कर देते हैं। या फिर जो छोटा बड़ा रह गया वो स्टेज पे करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल हो गया, खत्म। अगर बच्चा वो उस स्टेज पे आया ही नहीं और 13 साल में आके मेरे को ये कहे सर मेरा जो छोटा बड़ा है, काम खत्म, कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त कर सकते हैं बट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं। पहले 100% ऑप्शंस खुली थी, अब 50 रह गई, समझ गए, है ना। बाद में फिर सर्जिकल ऑप्शन बचती है कि जब 16-17 साल का हो जाएगा तब हम सर्जरी करके उसके जो का साइज बराबर कर देंगे। ग्रोइंग एज में सर्जरी नहीं की जाती ना, जो बिल्कुल ग्रोइंग एज है 7 से 12-13 साल, उसमें तो हम मॉडिफाई कर देते हैं बोन को, साइज को, ठीक है, ठीक है। जो 12-13 साल से लेकर 17-18 साल तक का है वो उसमें रिमेनिंग से ग्रोथ बची होती है 5-10%, तो वो स्टेबलाइजेशन की स्टेज होती है, ठीक है, ठीक। उस स्टेज पे सर्जरीज अवॉइड की जाती हैं। तो फिर हमें 16-17-18 साल की एज तक वेट करना पड़ता है कि सर्जरी करके बराबर कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हैं, ठीक है।
अब कुछ लोग उसकी नॉर्म्स की बात करते हैं, भाई इस डिजिट पे ही हमें लेके आना कि इसकी वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम कॉस्मेटिक पे काम करते हैं कि Okay. फेस की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी लोग बच्चे आते हैं भी सर्जरी कर दो जो छोटा बड़ा दिख रहा है ना, तो वो उनको बिना सर्जरी के भी कई बार ठीक करके भेजे। अगर हम ऐसे ही बात करें, लोअर जो बड़े की बात करें, तो हर केस में सर्जरी नहीं करते। अगर आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना ही होगा, हॉलीवुड की कितनी बड़ी स्टार हैं, Right. अगर उनका जो देखें तो इट इज़ क्लास 3 में कि लोअर जो बड़ा साइज का है। अगर कोई उनको सजेस्ट करे भाई सर्जरी करनी है, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द लाइफ। तो हम ये भी मिथ्स हैं कि भाई हमें बुकीज जो नॉर्म्स है उस पर काम करना है कि भाई सबको उसी रेंज में लाके छोड़ना है। सारे चेहरों को एक जैसा नहीं कर सकते ना। सही बात। तो ये पर्सन टू पर्सन हमें ठीक करना है कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है। ओके। कॉस्ट का हमने पहले ही देख लिया कि लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव है हाँ जी सर। है ना। हमने डिफरेंट रेफरेंसेस भी देख लिए। ठीक और क्या मिथ्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स जो हैं। ठीक है। फिर वही है कि कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। एक ये भी होता है कि कहीं पेशेंट आगे पूछते हैं, मिथ्स तो नहीं है ये भाई हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे ब्रेसेस की नीड है कि नहीं। तो और उसमें अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे का या आपके आस पड़ोस में किसी का जॉ का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, या टीथ चेहरे से बाहर दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, टीथ में स्पेसिंग दिख रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर की कंसल्ट कर लें। ठीक है। है ना। तो हाँ जी हम सर। खुद अपनी प्रैक्टिस में एजुकेशन पे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देते हैं, पेशेंट एजुकेशन में, खासतौर पे फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा, ऐसा कहा जाता है कि एक मेल को आप एजुकेट करोगे तो आपने सिर्फ एक पर्सन को एजुकेट सही किया बात है। और अगर एक फीमेल को एजुकेट कर रहे हैं तो आपने पूरी फैमिली को एजुकेट कर दिया। सही बात है, बिल्कुल सही तो कहा। वी कंसंट्रेट ऑन दोज थिंग्स है ना। ठीक है सर। तो यही है कॉमन मिथ्स। सो डॉक्टर अजय बंसल, आज हमने बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपसे ली है अबाउट आवर डेंटल हाइजीन एंड अदर थिंग्स। सो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने, जी थैंक यू। और बाकी सारी प्रोसेस से भी हमारे को रूबरू करवाया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। जनता को सारे डिफरेंट टॉपिक से अवेयर करवा रहे हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू।